तब बढ़िया रिकवरी हो रही थी उस समय इंट्राडे में। हम लोग साजबो सेंसेक्स के समय में मिले थे। इंट्राडे चार्ट्स प्लीज दिखाएंगे स्क्रीन पे। तो ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के करीब भारतीय बाजार पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। बढ़िया इंट्राडे रिकवरी थी। वो निफ्टी जो प्रेशर में था 18,270 के अंक दिखाए। इंट्राडे चार्ट नहीं दिखा रहे हैं, इंट्राडे चार्ट लिख रही है स्क्रीन पे। 270 वाला निफ्टी था जो ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन पे पहुंचा था और अब वापस सेलिंग प्रेशर एग्रवेट होता हुआ आधे % के दबाव के साथ निफ्टी इस समय 95 अंकों की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो प्रेशर वापस माउंट होता हुआ, बाजार वोलेटाइल, ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें और इस समय के फ्रेश ट्रिगर जो बन रहे हैं वो भी अपफ्रंट बता देता हूं आपको। यूएस के फ्यूचर्स हर टिक के साथ गिरते चले जा रहे हैं। कल यूएस के मार्केट्स गिरे थे 2.25 से 3.25%। आज सुबह फ्यूचर्स फ्लैट थे, लेकिन अब इस समय अचानक आधे से 3/4% के दबाव के साथ अमेरिकी फ्यूचर्स कामकाज करते हुए, यानी कि कल के तगड़े प्रेशर के ऊपर फिर दबाव के साथ यूएस में कामकाज होगा, इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। और एक और दिक्कत ग्लोबली, आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे यूएस के इंटरनल आंकड़ों की, रिसेशन में वो मार्केट स्लिप होने का डर की, ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक्शन की। हमने टच करा था यूक्रेन के क्राइसिस जो वापस एस्केलेट हो रहे हैं। इस समय फ्रेश अपडेट यह है कि तगड़ा मिसाइल अटैक, एक फ्रेश वेव ऑफ रशियन मिलिट्री अटैक होते हुए वहां पर यूक्रेन में। और इसे तब हो रहा है जब यूरोपियन जोन के या फिर यूरो के मेंबर्स, G20 मेंबर्स, सब कुछ, G20 तो गलत हो गया, यूरोजोन के मेंबर्स कहना चाहिए और नेटो अलायंसेस कहना चाहिए, फ्रेश पैसा झोंकने की तैयारी कर रहे हैं यूक्रेन में। तो वो एस्केलेशन और तूल पकड़ता हुआ, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क का तड़का भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ, ये सब थोड़ा सा मूड सॉम्बर करते हुए, ये सब थोड़ा सा मूड बिगाड़ते हुए आपको भारतीय बाजारों का नजर आएंगे। मैं और भी ग्लोबल क्यूज पे आऊंगा, बातचीत करूंगा, लेकिन अब पहले वीरू के पास चला जाए। पहले स्पेन के बीच में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस पे बातचीत करनी चाहिए। इंट्राडे चार्ट रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। और आज सुबह बातचीत थी, हिंट दिया था कि बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, खुलने के बाद स्क्रीन को ऑब्जर्व करने की जरूरत होगी। 18,400 वो क्या 454, 18,454 के लेवल्स भी उन्होंने हाईलाइट करे थे। एक बार उसके ऊपर निकले तो शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक टूल पकड़ेगा, नहीं निकले बार बार उन्हीं लेवल्स के आसपास जाके वापस गेन सरेंडर करते हुए भारतीय बाजार नजर आएंगे। प्रेशर माउंट हो रहा है और वीरू थोड़ा सा यूएस दिखा रहा है कि डिस्टेबलाइज्ड है, कोई रिलीफ आज भी देखने को नहीं मिलेगी और ये जियोपॉलिटिकल रिस्क का तड़का बढ़ता हुआ मेरे सामने वीकेंड खड़ा है। पोजीशन कैसे है? देखिए आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष, मेरी सुबह क्लियर कट अप्रोच थी। डेटा ने कल के ये मैसेज दिया था कि किसी भी सर्कमस्टेंसेज में अगर निफ्टी को ऊपर, अभी अपनी डिस्कशन को निफ्टी तक सीमित रखते हैं, कि किसी भी सर्कमस्टेंसेज में अगर हमें इस फॉल के बाद अपने फॉल को अरेस्ट करना है, पुल बैक में आना है, तो हमें कम से कम नहीं तो पहला रेजिस्टेंस जोन है, एंड दैट वाज 18,406,454। डॉक्टर साहब प्लीज वो शीट लेके आइएगा रेजिस्टेंस की। जब तक ये ना निकले कन्विक्शन एक रत्ती भर का नहीं आएगा। वो जो थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है ना आशीष, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड रिलायंस, अदरवाइज वो भी नहीं होता। और उसके नीचे मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि आप एक सुरक्षित डिफरेंशियल रखिए वर्सेस 18,143। क्या था 18,143 आशीष? वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरी अप्रोच में कोई इस वक्त अगर आप देखें तब्दीली नहीं है। इट्स अ सेल एंड अ सेल ऑन राइज till we are below that first resistance zone आशीष। 18,406 और 18,454 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री जब तक नहीं रीगेन कर रही, जब तक आप अपनी उस चैनल में री एंटर नहीं कर रहे हैं, तब तक ये सेल का ही मार्केट रहेगा। अभी भी आई थिंक आपका शॉर्ट कहीं पर भी हो, यहाँ का हो, ऊपर का हो, मेरे ख्याल से लेवल वही रहेगा। इट्स 406,456। जब तक इसके नीचे है इट्स अ सेल। देखिए आशीष, दो चीज़ों का एडवांटेज यहाँ पे बुल्स को मिल रहा है और जो बेयर्स के अगेंस्ट खड़ा होगा वो यही है कि इट्स एन फ्राइडे। ठीक है, आप अपने शॉर्ट ट्रेड को बहुत दूर तक नहीं ला सकते, लेकिन जैसे कि आप उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि डाउ फ्यूचर्स नीचे है, तो मैं ये मानता हूँ आशीष कि फॉर एनी टाइम जब तक हम इस ट्रेजेक्ट्री के नीचे हैं 456 के नीचे, 406 के नीचे,
बहुत प्रोन है इंडिसेस कि आप जाएं 18143 के जोन को छुएं, दैट इज 143 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आशीष। मैं आपको आशीष इस वक्त का डेटा दिखाता हूं। आप देखिए किस तरीके से वो 18500 जब किसी भी सीरीज का मिड में जब ऑप्शन बेस ब्रीच होता है, जब वो ब्रीच हो जाता है इन द मिड वे मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, वो बहुत दिक्कत देता है, इसमें कोई राय नहीं है। आप देखिए इस वक्त 18500 की 400 की, लुक एट 18400 आशीष, आप ही खुद देखिए 85 लाख कॉल बिके, 1 करोड़ शेयरों का आउटस्टैंडिंग ओआई, यानी इस जोन में बाजार जाने से घबरा रहा है और जो भी बेच रहा है वो इस कॉल को बेच के तहजीब से बैठा है। सो वीकनेस परसिस्ट करेगी टिल द टाइम वो 50 पॉइंट्स का दायरा हम बाइसेक्ट ना कर दें आशीष, तब तक ये गेंद बेयर्स के पाले में रहेगी। ये क्लियर वर्डिक्ट है और पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है तो याद रखिएगा वो है 18100, 18000, 18200, जहां पे करीब 1.5 करोड़ पुट खड़ी है आशीष। बट वो क्या है, 18143 क्या है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आशीष 18153, 18143 फॉर 50 डे में ये बाजार ड्यू लग रहा है आशीष। दिक्कत है, मूड थोड़ा सा वापस बिगड़ रहा है, ग्लोबल प्रेशर हावी होता हुआ वापस हमारे बाजारों में। तो वीरू मेंशन कर रहे थे रिलायंस, हाँ जब वो 12:30 बजे ऑलमोस्ट लग रहा था कि इन ग्रीन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस समय बजाज ट्विंस, ये इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो बढ़िया मूव कर रहे थे। ये देखिए अब ये सब भी थोड़े से गेन्स गिव अप करते हुए नजर आने लगे। जितना मूव ऊपर की तरफ आया था सब थोड़े से अब पस्त पड़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने दिन के अप मूव्स को स्पॉन्सर करा था लार्जली, लेकिन ये सब भी अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ रहे हैं। क्विकली अब निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे जरा डायरेक्टर साहब लाकर, और उस पर मेंशन था कि अनटिल एंड अनलेस 43,810 की जो पहला रेजिस्टेंस जोन था वो 560 से 810 का, जब तक 810 ब्रीच नहीं हो रहा तब तक अपने शॉर्ट्स के बाहर ना निकले। अगर 810 ब्रीच होता है, ऊपर की तरफ कटता है, तो सीरियस रिवर्सल की तैयारी हो सकती है। नहीं जा रहे उन जोन्स पे, जो डिफाइंड ट्रेजेक्टरी थी उसी के अंदर निफ्टी बैंक आज इस समय कामकाज करता हुआ। पहला प्रॉफिट टेकिंग का दिन कल बना और आज भी दरअसल वीक विकेट पे ही निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा। ऊपरी स्तरों पर ये पॉकेट टिक नहीं पा रही, वीरू पोजीशंस कैसी बिल्डअप हो रही है। ये तो हमारा एसी ने तो स्पॉन्सर करा था रीसेंट अप मूव, यही तो हमारा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ था। कोई ऐसा कुछ शेक तो नहीं हुआ ना, कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो रहे हैं, कोई मूड माल बिगड़ रहा है सीरियसली? यही तो हमारे हुजूर थे। आज इन्हीं को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इनका मिजाज खराब है आशीष। इन्हीं के सहारे हम ऊपर तक आए थे आज। देखिए आशीष, मेरी क्लियर कट अप्रोच, देखिए वो मैथमेटिकली अगर आप देखें वो लेवल निकाला था आशीष 43,810। डायरेक्टर साहब सुबह के पिरामिड्स हो तो लेके आइएगा प्लीज निफ्टी बैंक के। और जैसे भी हम मॉर्निंग कॉल में डिस्कस करते हैं आशीष में और नीरज जी, ये पिरामिड्स दिखाने का एक कारण होता है। देखिए हम जो लेवल निकालते हैं कोई बहुत बड़ा उसमें कोई वो नहीं है। ये देखिए आशीष 4400 पे वो ब्लू कैंडल वाला कॉल राइटर, 43,900 पे और 43,800 पे, ये 3 कॉल राइटर सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके कल गए थे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कमेंस 16 दिसंबर से हो रहा है और एंड होगा 22 दिसंबर को आशीष। तो जैसे ही हल्का सा पुल बैक आया, जैसे ही बैंक निफ्टी 43,600 पे आया, अगेन सेलिंग थी आशीष। तो याद रखिएगा लेवल वही रहेंगे, लेवल वही रहेंगे। लेकिन अगर आप इस वक्त बैंक निफ्टी का लेवल देखें तो इट्स 43,555 आशीष। लॉजिकली अब अपने स्टॉप लॉस को आप प्लीज 43,550 पे ले आइए। अब वैल्यू एट रिस्क 43,800 तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वैल्यू एट रिस्क हार्डली 200 पॉइंट रखिए। अगर आपको प्रॉफिट यहां बुक करना है तो ठीक है, आपने सुबह बुक किया तो भी ठीक है। बट अगर आपका शॉर्ट ट्रेड अब है, सिंस इट्स अ फ्राइडे, अगर ये थर्सडे होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बट सिंस इट्स अ फ्राइडे आपका स्टॉप लॉस आशीष 43,550 पे आएगा। आशीष सुबह हमने क्या बात की थी, अपने शॉर्ट ट्रेड को प्लीज अच्छा डिफरेंशियल रखिएगा फ्रॉम 43,121, 43,010। आज का लो क्या है 43,080, वो क्या है? निफ्टी बैंक ने डॉट अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ है आशीष। और आप यकीन मानिए आशीष, ये पूरी प्रोसेस हुई है 20 डे को छूने की 17 अक्टूबर 2022 के बाद, यानी अक्टूबर के बाद पहली बार। तो यस, इस बात पेन है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
शॉर्ट अगर आपके पास है तो अब थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर ले आइए, मतलब करीब करीब 43,550। बट आशीष, वीकनेस परसिस्ट करेगी। इट्स जस्ट है कि हमें एक फ्राइडे का एडवांटेज मिल रहा है। अदरवाइज अगर आपने सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया तो अब दोबारा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास शॉर्ट है तो अब 43,550 का स्टॉप लॉस। आशीष, ब्यूटीफुल, ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब मैं जरा इस शो के कुछ टीजर्स दे दूं। सीएनबीसी आवाज का आफ्टरनून पैनल फ्राइडे का जो जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर आएंगे, बाकी जुड़ते चले जाएंगे और उनको तो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं। आप सब बखूबी सबके साथ इत्तेफाक वाकिफ रखते हैं, सबको जानते हैं। आज हम लोग आगे शो में लेकिन इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला साहब से बातचीत करेंगे। हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब लिखे थे, बहुत तेजी चीनी शेयरों में, ऐसा क्या बदल रहा है? ये जो रॉ शुगर के दाम में कुछ अपमूव्स आने, कुछ सुधार देखना शुरू हुआ है, उसके पीछे के रीजंस, आगे का आउटलुक, कितना दमखम ये चीनी स्टॉक दिखा सकते हैं, इस पे डिटेल में चर्चा होगी। आज इलारा सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तोरानी साहब को भी इनवाइट किया है। वो एक ब्लॉग, एक असल में पहला जो अवतार का अवतार था वो तो ब्लॉकबस्टर था। आज एक और मूवी रिलीज हो रही है करण की, उस पर एक रिपोर्ट भी आई हुई है। अब वो कितने कलेक्शंस और अजम्पशंस हैं वो सब करण जब जुड़ेंगे तब बातचीत करूंगा, और मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स पे उनका नजरिया भी जान लेंगे। आगे हमारे साथ एक और बाजार की जानी मानी वॉइस जुड़ने वाले हैं, मार्केट वॉइस। एक्सिस सिक्योरिटीज के सीआईओ नवीन कुलकर्णी साहब जुड़ेंगे। तो नवीन जी से भी मार्केट्स के आउटलुक ट्रेजेक्टरी पर, आउटलुक 2023 पर बातचीत हुई। अच्छा, आउटलुक 2023 से याद आया, ये साल खत्म होने आ रहा है और सारे इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट्स थे, सारे इंपॉर्टेंट क्यूज जो थे, इस हफ्ते के साथ हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों में बहुत न्यूज फ्लोज आते हुए देखे, ग्लोबल फ्रंट पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे। अब रिलेटिव कामनेस के साथ अगली फोर्टनाइट हम देखेंगे, जिसमें हो सकता है एफआईएस का पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो यूएस में हॉलिडे पीरियड की शुरुआत होती है, आमतौर पे ऐसे ही होता है, एफआईएस का पार्टिसिपेशन, एफपीआईस का पार्टिसिपेशन अब रिड्यूस होना शुरू होगा। साल के एंड में जाते जाते म्यूचुअल फंड्स थोड़े से एक्टिव होंगे, क्योंकि ईयर एंड एनएवीज प्रॉप अप करने की कोशिश, एनएवी सुधारने की कोशिश, ये हर साल की कहानी ऐसी होती है। तो उसमें कुछ छोटे मजौले शेयर थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ऐसी कोई सैंटा रैली हिस्टोरिकली वैसे दिसंबर के महीने में आती नहीं है, वो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक जरूर छोटे मजौले आउट परफॉर्म करते हैं साल के एंड में। अगले हफ्ते 2 ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है मेरे लिए। सेंट्रल बैंक के सारे इंपॉर्टेंट, हमारा, यूएस का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सब डाइजेस्ट कर लिया है। एक बड़ा सेंट्रल बैंक बचा रहेगा, बैंक ऑफ जापान। अब तक बिल्कुल लूज मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है। अगले हफ्ते ट्यूसडे को उनका आउटकम आना है, और एक यूएस का Q3 जीडीपी का आंकड़ा आना है। Q3 नहीं, वो फाइनेंशियल के हिसाब से Q2 हो जाता है, फाइनल आंकड़ा सामने है। इसके अलावा कोई डेटा पॉइंट नहीं होंगे। अब हॉलिडे पीरियड लाजी की शुरुआत होगी। अच्छा, ये सब तो खैर रेरे के शो में बताता रहूंगा, आपको इनपुट देता रहूंगा, लेकिन जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर साहब रेडी करके आए ना, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, एक बार वो देख लेते हैं। बाजार वोलेटाइल है, लोअर लेवल से वापस कुछ रिकवरी की कोशिश करता हुआ, लेकिन इस बीच आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स तेजी वाले शुरू करेंगे। आज क्या लाइए भाई, तेजी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। सिलेक्टिवली आईटी में थोड़ा बहुत, वैसे इन्फोसिस भी रिकवर कर गया था, अभी तो ठंडा पड़ गया। कोफोज रखा है स्क्रीन पे 2% के आसपास का उछाल। कुछ सिलेक्टिव आईटी स्टॉक कल के पेन से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। कोलगेट, ये कल भी हम लोग मेंशन कर रहे थे, बड़ा सीरियस नॉक आया था। नई एमडी साहिबा का इंटरेक्शन, उसके बाद से स्टॉक थोड़ा सा मुनाफा वसूली के दबाव में गया। अब वापस थोड़ा सा रिस्पाइट स्क्रीन पे 1.25% उछाल के साथ ट्रेड होता हुआ। चीनी शेयर्स में ये तो चीनी स्पेस का दिग्गज रख दिया स्क्रीन पे। छोटे मजौलों में तो बहुत अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है बलरामपुर चीनी, लेकिन ये दिग्गज भी 3.5% की मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पीआई इंडस्ट्रीज 1% के उछाल के साथ आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको नजर आएगा। लाइए अब वो मंदी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज 4% का दबाव, 100 रुपए के नीचे अब वापस से कामकाज करता हो। बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, कंसोलिडेशन के बाद कुछ वीकनेस ग्रिप हो रही है, इस पे जरूर बात करूंगा आगे। टाइटन आज मेरे ख्याल से गाबा सर का सुबह का टॉप कॉल आ गया ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक्स, 1% कमजोर। पॉलीकैप 6% की कमजोरी आज झेलता हुआ नजर आएगा, और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का स्टॉक भी 4% का दबाव। ग्लेनमार्क फार्मा कल हरकत में था जब वो जेबी केमिकल्स के साथ डील का अनाउंसमेंट हुआ था। इन्होंने अपना एक ब्रांड बेचा था, तो उसके बाद लेकिन आज अच्छे खासे गेन सरेंडर, 4% के आसपास के दबाव के साथ इस समय कामकाज। कोशिश करूंगा मैं ज्यादातर स्टॉक्स जो पैनल जुड़ेगा उससे बातचीत में लेकर आऊंगा, लेकिन इस समय
जैसे जैसे पैनल के मेंबर्स जुड़ते जाएंगे उनके एक एक प्रिफर्ड ट्रेड लेंगे पहले। तो सबसे पहले इस समय का पैनल आपकी स्क्रीन पर गाबा साहब, मानस जी, अमित सेठ साहब जुड़ चुके हैं। इस समय के प्रिफर्ड पिक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। गाबा सर, ये स्क्रीन भी थोड़ी गड़बड़ा रही है। ओवरनाइट तो कैरी करना बंद कर दिया था आपने, इंटरडे को ट्रेड वेट कर रहे हैं, छोड़ दिया अभी जरा साइडलाइन में बैठना बेहतर। नहीं, इंटरडे तो बनता है ट्रेड बिल्कुल, लेकिन एक बात बताइए, बचपन में सुना था सेंटा क्लॉज तो सॉक्स में लगाते थे, रियल बाद में मालूम पड़ गया सेंटा क्लॉज रियल नहीं है, तो उसकी रैली रियल होगी क्या? तो नहीं तो अब ये सवाल ऐसा पूछ दिया ना आपने, मैं फंस गया हूं। सेंटा क्लॉज की रैली तो आती नहीं है हिस्टोरिकली। वैसे गायबा सर, दिसंबर सीरीज में कंसोलिडेशन की चीज होती है। मिथ है कि एक सैंटा रैली आती है दिसंबर के महीने में, कोई रैली नहीं आती है। बस जाते जाते कुछ स्टॉक्स पूरी मिड कैप के आउट परफॉर्म कर जाते हैं सिर्फ एनएवी प्रॉप अप के चलते, अदरवाइज लार्जली रैली आती है नहीं। सेंटा रियल नहीं है। अच्छा, स्टॉक जो मैंने चुना है इसको जल्दी बोल दूं, नहीं तो फिर और बिगड़ अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। शॉर्टिंग आइडिया है, वो है टीसीएस। यहाँ पर बेच देना चाहिए। गैप डाउन खोला है और ऊपर चला गया लेकिन चला नहीं, फिर नीचे आ गया टीसीएस। ट्रेड कर रहा है 3265 पर। मुझे लो लेवल देखेंगे, शायद जो रिसेंट लो हमने देखा है वो भी टच करने को क्वाइट पॉसिबल वहां पर आ जाए, और वो है करीब, मैं कहूंगा लो लेवल से करीब 3230, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 3300 का, बस टीसीएस को शॉर्ट करना चाहिए। टीसीएस आप शॉर्ट करना चाहते हैं, एक बार जरा प्लीज़ टीसीएस लेके आइएगा। इनफैक्ट शायद अभी हमने आज जो वो ओआई की समरी नहीं दी, और टीसीएस आशीष टीसीएस डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ एक बार टीसीएस की फ्यूचर्स की प्लेट रख दीजिए यहाँ पर। बस एक तथ्य यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी स्पेस में आज 1.5% बिल्डअप हुआ है, और टीसीएस में याद रखिएगा आज टीसीएस में 2.3% बिल्डअप, यानी एक बड़े ओआई एडिशन के साथ आज ये अपना लास्ट ड्यू एवरेज वॉलेट करने जा रहा है। इस वक्त टीसीएस आपकी स्क्रीन पे ह्यूज पेन यहाँ पर। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बस मैं एक तथ्य रख रहा था, टीसीएस एग्जैक्टली 3262 इन स्पॉट इज द लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे में। मानस आपका कॉल क्या होगा? वीरेंद्र जी, एमएनएम पे एक सेल रिकमेंडेशन है। बहुत सारे ऑटो स्टॉक पे आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और एमएनएम उन्हीं में से एक है जहां पर स्टॉक ने अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। लगातार हाई लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 1300 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज वीकनेस में क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच हुए हैं, आई थिंक अब यहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो एक सेल का ट्रेड लेना है। एमएनएम फ्यूचर में एक सेल कॉल है जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 1271 के रहेंगे। 1261 के आसपास फ्यूचर चल रहे हैं, तो 1271 के स्टॉप लॉस से एमएनएम के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 1240 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर 1260 वाला एट द मनी पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 17 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 11 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, 29 रुपीज के टारगेट सेट करिए। भाई साहब आशीष, मानस जी के जो कन्विक्शन है ना, मनोबल है, वो शॉर्ट को लेकर इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। भले ही स्कॉर्पियो एन को 5 स्टार रेटिंग मिली हो, लेकिन एमएनएम को शॉर्ट करेंगे जनाब। है डे लो पे एमएनएम आके ट्रेड करता हो 1254 पे। अमित सेठ जी नमस्कार, आपका कन्विक्शन कॉल। जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर जी। वीरेंद्र जी, मुझे जो स्टॉक में ब्रेकडाउन लग रहा है दैट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया में हमने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा था कम से कम 1 महीने का, और आज उसका ब्रेकडाउन हो गया है। रेंज इसकी 228 से लेकर 234 की थी, वो रेंज स्टॉक ने ब्रेक कर दी है। स्टॉक अपने 100 डेमा के भी नीचे ट्रेड कर रहा, तो मुझे लग रहा है एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में एक यहाँ पे करेक्शन बढ़ सकता है। यहाँ पे 225 का इसका फ्यूचर्स में प्राइस है, इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रखेंगे 229 रुपए का, और टारगेट शॉर्ट टर्म के रहेंगे 218 रुपए के। भाई साहब, तीनों एक्सपर्ट्स के एक एक दिग्गज सेल कॉल आते हुए टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और कोल इंडिया सब में बेचने के मौके नजर आ रहे हैं। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर है, नोट डाउन करते चलिए। ये है बाजार के वीक विकेट्स इस समय, जिनमें कमाई के मौके बेचकर मिल सकते हैं। लेकिन महेश्वरी सर जुड़ते हुए, महेश्वरी सर, अरिहंत में कुछ तो आप खरीद रहे हो कि आप भी कुछ बिकवाओगे आज? नहीं, बिकवाने की तो हमारी सलाह नहीं है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा जो अभी हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है ग्लोबल फैक्टर्स के चलते हैं, और जनरली हमने देखा इन सारे फैक्टर्स की लाइफ 2 से 3 दिन रहती है।
तो मेरा मानना है कि शायद जो मंडे आएगा तब तक ये सारी चीजें पास्ट हो जाएंगी और मंडे सेकेंड हाफ या ट्यूसडे से हम दोबारा से बाइंग मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे। तो मैं बाजारों में लेके बहुत ज्यादा ऐसा कोई बियरिश नहीं। नहीं, फंडामेंटली आमतौर पे सेलिंग 2-3 दिन में एग्जॉस्ट होती है, उसके बाद अच्छे दिन लौटते हैं। तो होपफुली मंडे सेकेंड हाफ या ट्यूसडे तक हालात शायद स्क्रीन पे इंप्रूव होते हुए वापस नजर आ सकते हैं। महेश्वरी साहब का कॉन्फिडेंस इंटैक्ट इस बाजार पे, लेकिन ऐसे में आने वाले अच्छे दिनों के लिए कुछ खरीदना है क्या? आपका प्रिफर्ड पिक कौन सा है महेश्वरी सर? जो हम लोग एक मिड कैप स्टॉक आइडेंटिफाई किया है और जो पुश कर रहे हैं वो है कल्याण ज्वेलर्स। सिर्फ 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी अवेलेबल है और जो इसके नतीजे पिछले 2 क्वार्टर में देखा है कि 190 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने अर्जित किया है, जो पूरे साल में 214 करोड़ रुपए का था पिछले साल का। तो कम से कम इस साल जो मुनाफा रहेगा, हमारा मानना है कि यहाँ से डबल मुनाफा होगा। करीब 400 करोड़ का मुनाफा इस साल में कल्याण ज्वेलर्स का उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो गोल्ड के प्राइसेस में फर्मनेस बनी हुई है, तो ये बिल्कुल जो गोल्ड के ज्वेलर्स हैं, जो रिटेलर हैं, उनको बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो कल्याण ज्वेलर्स हम लोग की बाइंग रडार पर है और इसको 110 रुपए के लेवल से रिकमेंड कर रहे हैं और अभी भी बाई की सलाह है। कल्याण ज्वेलर्स आज के सेशन में भी देखिए क्या बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है। रखिए स्टॉक को रडार पे। महेश्वरी सर और उनकी टीम को फंडामेंटली अगर कोई स्टॉक एक्यूमुलेट करना है तो मिड कैप स्पेस से वो है कल्याण ज्वेलर्स, जो इस समय की प्रेफर्ड पे। कहां टाइटन मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपको नजर आया था और कहां कल्याण ज्वेलर्स के सामने मझौली कंपनी 6% के अपटिक्स के साथ इस समय कामकाज करती हुई। चलिए ये होगा इस समय के प्रेफर्ड पिक सारे के सारे। कुछ और स्टॉक्स पे अब कर ली जाए क्विकली चर्चा। इस समय जो दबाव बना रहे हैं उसमें एशियन पेंट्स, एक बार स्क्रीन पे लेकर आइएगा जो दबाव बढ़ रहा है। एशियन पेंट्स अब ऑलमोस्ट 2% दबाव में, आधे % की और अतिरिक्त कमजोरी, एकदम से वो प्रेशर एशियन पेंट्स का माउंट हुआ है। ऐसे ही HCL टेक को और इन्फोसिस दोनों को स्क्रीन पे रखिएगा। हमने अभी स्क्रीन पे वैसे दिखाया था कि थोड़ा सा प्रेशर इन्फोसिस में आना शुरू हुआ है, अब वो बढ़ रहा है दोनों ही स्टॉक्स में, HCL टेक और इन्फोसिस में प्रेशर। गावा सर ने अभी TCS तो सेल कर ही दिया है, मेंशन कर ही दिया है, लेकिन एशियन पेंट्स, अमित सेठ साहब जरा देखिएगा, एकदम से दबाव बढ़ गया है एशियन पेंट्स का, अब तो 2% के आसपास कमजोर। जी, टेक्निकली स्ट्रक्चर इसका वीक है आशीष जी। जब क्रूड में फॉल आया था तब भी हमने देखा था कि स्टॉक ने कुछ नहीं किया। इन स्पाइट ऑफ दोज गुड न्यूज स्टॉक ब्रेक डाउन कर रहा था और इनफैक्ट अब तो अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक में प्रेशर है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया लगभग 3050 के आसपास आता है। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो डेफिनेटली इसमें 2980 2950 के लेवल देख सकते हैं। किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो बने रहे, स्टॉप लॉस इसका 3100 का रहेगा। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आप देखें एशियन पेंट्स 3072 पे बिल्कुल सही पकड़ा। अगर आप देखें आशीष ने ये ट्रेड, और इनफैक्ट याद रखिएगा एशियन पेंट्स जब क्रूड कमज़ोर था तब भी नहीं चला इस बार, तो वाकई अगर आप देखें एशियन पेंट्स ने आपको चौंकाया होगा। जब क्रूड 75 पे था तब भी सिंक हो रहा था, और अब तो खैर छोड़िए बात। तो मीनवाइल निफ्टी अगर आप देखें एक बार फिर से डे लो की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ, इट्स 18295 दिन के लोवेस्ट लेवल की ट्रेजेक्टरी में। प्रेशर पॉइंट जरा एक बार लेके आइए जरा पॉली कैप का अगर आप आज प्राइस परफॉर्मेंस देखें, 3 सेशन की स्ट्रेंथ को मात्र 1 सेशन में सरेंडर कर दिया यहाँ पे इस वक्त इसने। खैर क्योंकि इस पर कोई ट्रेड तो नहीं है इस वक्त, मैं तो एटलीस्ट नहीं बात कर सकता, कुछ और ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स ब्रिंग टाटा केमिकल। मानस सर, टाटा केमिकल आज बहुत दिनों बाद एक एक्सीडेंट हुआ है इसमें, और अगस्त के बाद पहली बार ये गिरा है 200 EMA के नीचे। मानस, यहाँ पर आपका व्यू, कोई ट्रेड सेंस बनता है टाटा केमिकल्स पे इस वक्त? देखिए 2 बजे के जो स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे उनमें से टाटा केमिकल भी एक था, और उसका रीजन एक ये है कि 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले थे, तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। और आई थिंक अब आपको इसके बाद 30-40 रुपए का डाउन साइड जरूर देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे भी बिकवाली करने की राय रहेगी। क्या 1011 क्या आपको स्टॉप लॉस रखने हैं और नीचे की तरफ 960 रुपए के टारगेट सेट करने हैं टाटा केमिकल्स में। यहाँ पर आप पुट ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो 1000 वाला पुट ऑप्शन 25 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए, 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और आई थिंक 50 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में 1000 के पुट ऑप्शन टाटा केमिकल के देखने को मिल सकते हैं। 1000 का अगर आप देखें टाटा केमिकल पुट ऑप्शन यहाँ पे अभी भी अगर आप देखें पैसा बन सकता है, याद रखिएगा एट द मनी पुट है ये। और अगर मैं इसके याद रखिएगा आज का जो लो अगर ये डिफेंड नहीं कर पाया अगले कुछ सेशंस में, तो
उसकी इंपॉर्टेंस अगर आप देखें वीकली चार्ट पे भी काफ़ी है। सिंस इट्स फ्राइडे, आज क्लोज हो जाएगा वीकली चार्ट, बार क्रिएट हो जाएगी। आज का अगर आप देखें लो डिफेंड नहीं कर पाया अगले हफ्ते ये, तो दिक्कत होगी टाटा केमिकल्स में। आशीष बहती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नमस्कार। और कुल मिला के 3 आशीष हो गए। डायरेक्टर साहब अगर फ़ोन मिला लें ना आशीष चतुर्मुदा जी को तो वो भी ठीक रहेगा, 4 हो जाएंगे कुल मिला के। आशीष बहती जी, कॉल आपकी क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, हमारा जो सेल कॉल रहेगा वो है हिंदुस्तान कॉपर पे। सुबह भी हमने इस पे डिस्कशन किया था और वहां से और सेलिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिल रही है। स्टॉक ने अभी अपना 200 डेमा भी रीच कर दिया है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मेटल में पूरे में बिकवाली दिख रही है, हिंदुस्तान कॉपर में और यहाँ से वीकनेस देखने मिल सकती है। तो 114 का एक एएसएल लगाकर यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि इसमें 106 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, 106। चलिए, ये हो गया इस समय का बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक। अच्छा, थोड़ा सा डिविएशन करा जाए अब जरा। आज थोड़ा सा क्या चल रहा है, प्रीपोन कर दिया हमने। और यतिन इस समय स्टूडियोज में और लक्ष्मण दिल्ली में। जरा स्टिंग प्ले करिएगा पहले। तो क्या चल रहा है, मैं आज यतिन के पास जाना है और लक्ष्मण के पास जाना है। पहले स्टूडियो में यतिन बैठे हैं, शुरुआत कर देता हूं यतिन के साथ। आज अभी हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था, शुगर एज अ स्पेस गजब के अप मूव्स दिखा रही है। उसके बाद ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बलरामपुर चीनी आपने देखा था, कुछ दिग्गज चीनी स्टॉक 2, 4, 5%, छोटे मजरे तो 15-20% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। क्या चल रहा है? तो जैसे आशीष यहाँ आज 3 टाइप के हैं शो में, वैसे चीनी 3 टाइप की हैं। एक बलरामपुर चीनी, एक तवांग वाले चीनी और तीसरी जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ वो थाईलैंड की चीनी। तवांग वाली चीनी मतलब कोई जगह का नाम? चाइनीज को चीनी बोलते हैं ना हिंदी में, और क्या बोलते हैं? तवांग वाली चीनी। अच्छा, और मैं कहूँ थाईलैंड और तवांग कोई जगह है उसकी चीनी। 3 चीनी आजकल सबको डोमिनेट कर रही है। ठीक है, तो 3 चीनी न्यूज में है। तो मैं थाईलैंड की चीनी के बारे में बात करूंगा। वहाँ आशीष हार्वेस्टिंग जो बुआई होती है शुगर केन की, वो डीले चल रही है। वेदर बहुत ख़राब है और कोई इश्यूज वहाँ हैं जिसके कारण जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो डीले हो चुकी है। इसके कारण जो है 20 लाख टन चीनी जो रॉ शुगर होती है, जो गन्ना होता है, उसके शॉर्टेज आपको बाजार में होती हुई दिखाई पड़ेगी। जनरली अगर आप देखें तो थाईलैंड एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर का, और यहाँ कुछ भी आप क्लाइमेट के वजह से या दूसरे रीजन्स के वजह से आप हार्वेस्टिंग सीजन डिले कर देते हैं तो ये ग्लोबल डिमांड सप्लाई को इम्बैलेंस कर देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका में पेट्रोल डीजल के दाम उन्होंने बढ़ाए हैं लगभग 8% से ऑन एन एवरेज। और क्योंकि गैसोलीन जो वहाँ पेट्रोल के लिए टर्म है, यहाँ आप अगर इजाफा करते हैं तो ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल की डिमांड बढ़ जाती है। तो यूएस जनरली इथेनॉल बहुत ही बड़ी स्केल पे इंपोर्ट करता है ब्राजील से, और क्योंकि फ्यूल के दाम इतने बढ़ चुके हैं तो इथेनॉल की भी मांग उतनी ही प्रोराटा बेसिस पे बढ़ी है। और जितना प्रोराटा बेसिस पे इथेनॉल बनाएंगे उतनी शुगर कम प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम ग्लोबल स्केल पे देखें तो ब्राजील में मांग बढ़ने के कारण आपको शुगर के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाईलैंड में दूसरी ओर आपको जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो डिले हो रही है, उसके कारण टाइटनेस आ रही है सप्लाई में। और ये सब रीजंस के वजह से आप रॉ शुगर के दाम अगर देखेंगे तो लगभग 20 सेंट के पार चले गए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज 3% का मूव आया है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो शुगर में बहुत ही जबरदस्त मजबूती ग्लोबल लेवल पे आती हुई नजर आ रही है। और प्रॉब्ली इसी रीजन की वजह से आपको शुगर स्टॉक्स में बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। इंडियन शुगर स्टॉक्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेक्ट हुए हैं और ग्लोबल फैक्टर्स अभी शायद आपको शुगर के फेवर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा 20 सेंट से ऊपर अब चीनी के दाम चले गए हैं, जिसके कारण आपको शायद दिखेगा कि शुगर स्टॉक्स में मजबूती यहां से और बरकरार रह सकती है। भाई साहब, आज तो बहुत गजब की मूव पूरे शुगर स्पेस में। गाबा सर, शुगर स्पेस में आप कुछ देर में चार्ट स्टडी करके आइडेंटिफाई करिए कोई किसी एक स्टॉक में बढ़िया ट्रेड की गुंजाइश, अभी भी तेजी खेलने के मौके हैं या नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ये जो यतिन ने डेवलपमेंट बताए शुगर की स्पेस की रैली, इसी पे बातचीत करने के लिए इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला साहब जुड़ते हुए। झुंझुनवाला साहब, स्वागत है, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्राजील डोमिनेट करता था, ये थाईलैंड की ग्लोबल लैंडस्केप में इंपॉर्टेंस कितनी, पहले ये समझाएं। और ये जो चाइना थाईलैंड में डिलेज हो रहे हैं, उससे
कितनी डायनेमिक्स डिमांड सप्लाई की चेंज हो रही है सर? थाईलैंड का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि वो देता है, वहां से शुगर एक्सपोर्ट होती है, लेकिन पिछले 2 सालों से उनकी क्रॉप क्योंकि अच्छी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से डिमांड वहां से एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे। तो जनरली जो भी इंटरनेशनल मार्केट में ब्राजील और इंडिया के ही एक्सपोर्ट की एक पोजीशन बनती है। तो ये जो रॉ शुगर के दाम उछल रहे हैं, आप लोग का आउटलुक इसमा का क्या है? और हमारा एक्सपोर्ट कोटा कितना एग्जॉस्ट हो चुका है, कितना बचा हुआ है? ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल दाम बढ़े तो हम कितना उसको भुना पाएंगे दरअसल आदित्य सर? नहीं, हम लोग को तीनों चीजों को देखना पड़ेगा। हाँ। कि हमारे कंज्यूमर को भी देखना पड़ेगा, हमारा अपना एथनॉल प्रोग्राम जो है उसको भी देखना पड़ेगा। उसको देखते हुए जो हमारे पास सरप्लस होगा उसी को हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे। अगर आप पूरे हमारे इंडिया की पोजीशन को देखें, इंडिया इस समय वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन हो गया है, शुगर हो गया है। हम जो हमारा अनुमान है इसमें का कि हम 410 लाख टन चीनी का इस बार उत्पादन करेंगे। 410 लाख टन चीनी का उत्पादन करने में हम 45 लाख टन उसमें से हम एथनॉल में कन्वर्ट करेंगे, जो एथनॉल हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके बाद हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी 275 लाख टन है, उसको हम कंज्यूमर करने के बाद हमारे पास 80 से 90 लाख टन चीनी सरप्लस होने का अनुमान है, जिसमें कि सरकार ने पहले ट्रांच में हमको 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी है। इस 60 लाख टन में इस समय जो हमारे पास आंकड़े हैं 45 लाख टन के अप्रोक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और जो इस दिसंबर महीने के एंड तक हम 15 लाख टन अप्रोक्सीमेटली हम निर्यात कर चुके होंगे फिजिकली। ठीक है, ये कैलकुलेशंस होंगे, कितना कहाँ डिविएट होगा उसके बाद अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कितना फायदा बुना पाएंगे, कब तक बुना पाएंगे। इस्मा वाले बाकी शुगर कंपनीज आउटलुक को लेकर कितने पॉजिटिव, कितने कॉन्फिडेंट आदित्य सर? शुगर इंडस्ट्री पॉजिटिव है। अगर आप ये देखें जिस तरह से सरकार की नीतियां रही हैं और जिस तरह इंडस्ट्री, ओएमसी और SIAM मिलकर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमें लगता है शुगर सेक्टर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आगे इसका आउटलुक हमेशा पॉजिटिव ही दिख रहा है। आउटलुक पॉजिटिव, इस्मा कॉन्फिडेंट। आदित्य सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये चीनी से याद है गावा सर, मैम आजकल मिठाई नहीं बना रही क्या? हलवा बनाती होगी, जब बोलेंगे बोल दूंगा बना देगी। नहीं, मैं सिर्फ आपसे गावा सर चीनी से ही बनेगी वो। हाँ, चीनी की बनेगी, डिमांड बढ़ेगी फिर चीनी की। हाँ, डिमांड बढ़ेगी, जैसे जिलेट की बढ़ी थी। अरे जिलेट की डिमांड बढ़ी, स्टॉक पे इंपैक्ट नहीं आया है, वो परकुलेट नहीं हुआ डिमांड का। स्टॉक तो गिर ही चले जा रहा है गावर सर, संभला ही नहीं है उस दिन से। बिल्कुल। अच्छा गावर सर, कोई चीनी स्टॉक जहां पे कोई ट्रेड लेना है या फिर सारा मूव आ चुका है, कैप्चर हो चुका है भाव में इस समय? लेना चाहिए, लेकिन उसका नजरिया बढ़ा दें। हाँ। ठीक है, लेना चाहिए बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी में जो लो लेवल पे जो सपोर्ट मिला है उसके हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला है 380 के आसपास। आज ट्रेड कर रहा है 396 जोन पर, लेकिन ब्रेकआउट 2-4 दिन पहले मिल चुका था। ये बेस बन रहा है और बेस बनते बनते कभी वक्त लगता है। मुझे लगता है बलरामपुर चीनी लेना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। 420, 440 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। यस, लेना चाहिए। 380 का स्टॉप है, उसके नीचे लगा देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से आपको मिलेगा बलरामपुर चीनी में। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, जिसकी बैलेंस शीट सबसे बढ़िया है, जो सबसे बड़ा है, उसी के साथ गावा साहब जाना प्रेफर कर रहे हैं। चार्ट्स पे भी वहीं पे मौके भी नजर आते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए जो गावा साहब मेंशन कर रहे हैं, और इसमें शायद चाहें तो अभी भी मिठास बाकी है, खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। लक्ष्मण के पास चला जाए। कायदे से तो लक्ष्मण के पास पहले जाना चाहिए था, लक्ष्मण बाहर खड़े हुए थे, लेकिन क्या है कि वो इस्मा के प्रेसिडेंट साहब जुड़ चुके थे, तो मैंने सोचा पहले यतिन से बातचीत कर ली जाए और इस्मा से बातचीत कर ली जाए। लक्ष्मण सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं। दूसरी पॉकेट जो आज हरकत में है ना, आज क्या कई दिनों से, लेकिन आज स्पेशली आज भी अच्छे मूव्स दिखा रही है, वो फर्टिलाइजर। कोई मद्रास, कोई फैक्ट, कोई मैंगलोर, कोई नागार्जुना, 5 से लेकर 20% के अपर सर्किट पे लगे हुए स्टॉक्स नजर आएंगे। लेकिन लक्ष्मण कोई खबर भी पिकअप कर रहे हैं आप फर्टिलाइजर को लेकर, क्या अपडेट्स है हमारे पास? देखिए, दरअसल खबर यह है कि फर्टिलाइजर सेक्टर पर सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। फोकस इस वजह से कर रही है क्योंकि अब सरकार को अगले साल चुनाव में जाना है, तो वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए अब सरकार जो करने वाली है, जो अभी तक किसी को पता नहीं था, वो हम आपको बताने वाले हैं। वो ये कि सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए चालू कारोबारी साल के लिए ही अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान करेगी। अभी आपको याद होगा, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में 1.9 लाख करोड़ एडिशनल सब्सिडी का ऐलान सरकार ने किया था, लेकिन अब हमारे सूत्र कह
रहे हैं कि फरवरी मार्च में जब बजट सत्र शुरू होगा उस दौरान सरकार अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान करेगी जो चालू कारोबारी साल में फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाएगी। अब अतिरिक्त सब्सिडी क्या होगी अभी कहना मुश्किल है क्योंकि वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का अनुमान है कि हमें चालू कारोबारी साल में 2.25 से लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी चाहिए। सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी बजट में ऐलान कर दिया था, 1.9 लाख करोड़ अभी सप्लीमेंट्री में किया है। इसी जो बाकी बची हुई रकम है उसके आसपास आप एडिशनल सब्सिडी देख सकते हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि पिछले दिनों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का डेलीगेशन एक फर्टिलाइजर मंत्री से मिला था और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सब्सिडी दे रहे हैं उससे थोड़ा सा हमें नुकसान की आशंका है क्योंकि हमने ऊंचे दाम पर इंपोर्ट किया, सस्ते दाम पर घरेलू बाजार में बेचा, आप फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाने की भी छूट नहीं दिए थे, तो हमें नुकसान ना हो ये सुनिश्चित करिए। तो वहाँ पे फर्टिलाइजर मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद से पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री काफ़ी गदगद है कि हमें नुकसान नहीं होगा और सब्सिडी का भुगतान भी हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग। लक्ष्मण, एक चीज आपने कहा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के कैलकुलेशंस कहते हैं 2.2 से 2.5 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट, मतलब ये पूरे साल के लिए उनकी सब्सिडी की कैलकुलेशन कह रही थी और 1.9 अब तक आ चुका है। तो मैं कैलकुलेट करूं तो शायद 0.35 से लेकर 0.65 के बीच का और एडिशनल सब्सिडी आ सकता है, ये आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, दरअसल बजट में करीब 1 लाख करोड़ दिया था, 1,05,000 करोड़ रुपए दिया गया था बजट आवंटन। उसके बाद अभी 1.9 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। इस दोनों को जोड़ दीजिए और फिर 2.5 से घटा दीजिए, जितना बचता है उतना लगभग मोटा मोटी मान के चलिए। हालांकि डिपेंड करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें कैसी रहती है, नेचुरल गैस की प्राइसिंग कैसी रहती है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है वैसे। ठीक, और सरकार ने इनको कहा था कि प्राइस कैप्ड रहेगा, हम एक्सेस जो आ रहे हैं आपके उसकी भरपाई हम करेंगे। तो इनके वो बेसिकली इनकी लॉसेस की भरपाई सरकार को करनी है और इसीलिए वो सब्सिडी का लगातार आवंटन हो रहा है ताकि वो कैप्ड प्राइसेस पर ही एक प्लेयर्स अपना फर्टिलाइजर बाजार में बेचे। लक्ष्मण, आप आए तो एक और चीज बताना। हाँ, कह रहे आपके लिए सारा समय है, बताओ ना आप। नहीं, दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके एक चीज और समझ लीजिए, जो आमतौर पे हम लोग रिपोर्ट नहीं करते लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। क्रांतिकारी बदलाव ये हुआ है कि अब फर्टिलाइजर सेक्टर को सब्सिडी में कोई डिले पेमेंट नहीं होता है। जैसे उन्होंने माल बेचा, पीओएस मशीन में दिखा कि फर्टिलाइजर बिक गया है, उसके बराबर की सब्सिडी हाथ के हाथ ट्रांसफर कर दी जाती है फर्टिलाइजर कंपनियों को। तो पहले जो होता था कि फर्टिलाइजर सब्सिडी बैकलॉग पे है, फिर उसके एवज में सरकार बैंक गारंटी जारी करती थी, बैंक से लोन ले लीजिए, वो सब झंझट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो एक मूलभूत परिवर्तन आया है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। जो कैश फ्लो होता था, सरकार की तरफ से पेमेंट होता था, उसमें इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये उसी में गिना जाएगा ना लक्ष्मण? बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप आए हो तो एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूं आपके पास। आशीष सर, ये फर्टिलाइजर के लिए रह रहे कि अच्छी खबरें, लक्ष्मण बता रहे हैं हालात, एक्चुअली ये सब्सिडी पेमेंट मैकेनिज्म भी बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो चुका है, पर ये स्टॉक्स बहुत तेजी, हालांकि बहुत तेजी क्या, आज भी उतनी तेजी के साथ कामकाज, लेकिन कोई आरसीएफ और बाकी स्टॉक्स जरा स्क्रीन पे लेकर आइए, साल भर के चार्ट लगाइएगा, क्या ताबड़तोड़ तेजी। ये लग रहा था कि बजट से पहले, लेकिन तो बहुत पहले से चलना शुरू हो गया और बहुत तेजी से चले जा रहे हैं। इतना तो बजट रिलेटेड रैली आती नहीं है, इस तरह से डबल हो गए हैं स्टॉक। क्या चल रहा है स्पेस में? आप लोग फर्टिलाइजर में फंडामेंटल कुछ व्यू ले रहे हो या नहीं? बिल्कुल, जैसा अभी हम डिस्कशन कर भी रहे थे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है क्योंकि 1,05,000 करोड़ का प्रावधान था बजट में और इस बार कम से कम ये 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचने वाली है क्योंकि यूक्रेन रशिया के वॉर के चलते हुए जो फर्टिलाइजर के जो क्री सॉइल इंग्रेडिएंट रहते हैं जो नर्चर करते हैं सॉइल को, तो वहां पे काफी इजाफा हुआ है। तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात है कि जो उनका सब्सिडी का जो भुगतान है, जो पहले 1-1.5 साल तक नहीं होता था, अब वो काफी टाइमली होने लगा है। तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन कंपनियों का था वो दोबारा से कम हो गया है। तो हम देख ही रहे हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है कंपनियों की, तो उसमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कल आपके चैनल पे जो फैक्ट के सीईओ साहब ने भी काफी अच्छा समझाया था कि कैसे मैकेनिज्म वर्क कर रहा है और जो नैनो यूरिया का जो एक नया एडिशन वगैरह कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सेक्टर लाइमलाइट में रहने वाला है। और प्रायर टू बजट भी मुझे लगता है जैसे रेलवे, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चल रहे हैं, ऐसा इस सेक्टर में भी एक जो बूम है वो जारी रहेगा। और यहाँ पे जो मेरी पिक है इनफैक्ट फैक्ट, एनएफएल और स्पिक, इन 3 स्टॉक्स पे हमारी भी नजर और बाय रिकमेंडेशन। फैक्ट,
NFL और सदर्न पेट्रोकेमिकल्स पिक का स्टॉक, ये 3 है प्रिफर्ड पिक्स महेश्वरी साहब की, अरिहंत कैपिटल की। लक्ष्मण आए हो तो शाम का एजेंडा कुछ क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? आज शाम को कैबिनेट और सीसीए नहीं, कैबिनेट की बैठक है ना? बिल्कुल कैबिनेट की बैठक है। दरअसल मुझे पता था कि आप बगैर कैबिनेट का एजेंडा जाने मुझे जाने नहीं देंगे यहाँ से। तो दरअसल है क्या कि कैबिनेट में चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो इस बार कैबिनेट में जो है वो सिर्फ बिल है, जो महत्वपूर्ण बिल है उसको सरकार पारित करना चाहती है। तो बिल लेकर के कैबिनेट में आज मंजूरी ली जाएगी, फिर उसको संसद में पारित कराया जाएगा। बिल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बिल नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। ये दरअसल जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ बिल है, जिसमें सरकार कैबिनेट से मंजूरी लेना चाहती है और फिर इसको कैबिनेट से संसद में पास कराया जाएगा। तो आप चिंता न करें, शायद ही कोई ऐसी खबर आए जो आज कल आपको लगे कि हम मिस कर गए। नहीं, लक्ष्मण ने रिपोर्ट नहीं करा, इसका मतलब ही ये था कि कोई ऐसी मीनिंगफुल बाजार के लिए चीज नहीं होगी। लेकिन फिर भी लक्ष्मण आए थे, आप सब सुबह भी जुड़े होंगे, तो मैंने कहा फॉलो अप तो ले लिया जाए लक्ष्मण से। लक्ष्मण ने कहा था सेकंड हाफ में क्लैरिटी आ जाएगी, आ गई है वो क्लैरिटी। पार्लियामेंट अंडर वे है, विंटर सेशन चल रहा है, बिल रिलेटेड ही कुछ पारित कराने की कोशिश हो रही होगी कैबिनेट में, उस पर डिस्कशन लार्जली शायद हो रहा होगा। लक्ष्मण थैंक यू सो मच, बढ़िया वो अपडेट शेयर करने के लिए। इस बीच एसबीआई का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए। 0.25% का दबाव, प्रेशर एसबीआई के स्टॉक पे माउंट होता हुआ आपको नजर आएगा। और एसबीआई मेरे ख्याल से आज का टॉप कॉल था मानस का। मानस आप चार्ट रेडी रखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं वीरू के पास पहले जाऊं। निफ्टी बैंक अब 300 पॉइंट का दबाव, यूएस के फ्यूचर्स में प्रेशर एग्रीवेट होता हुआ। वीरू निफ्टी बैंक एक बार रिविजिट करा जाए, उसके बाद एसबीआई पे व्यू लेंगे। जी आशीष, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि आप और मैं जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, लगभग निफ्टी बैंक जब हमने शॉर्ट की बात करी, फ्रेश शॉर्ट की बात करी, उस वक्त निफ्टी का बैंक का लेवल था करीब 43,380 के आसपास। 200 पॉइंट स्विंग पे मिले हैं। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं और फिर अगर आपने 2 बजे एक शॉर्ट ट्रेड ओपन किया था, तो मैं कहूँगा कि बिटवीन 240, अभी 240 हो रहे हैं, 240 से लेके लगभग 250 के बीच में अपने उस शॉर्ट ट्रेड को कवर कर लीजिएगा। इफ़ यू डोंट हैव एनी इंटेंशन टू कैरी योर ट्रेड टू मंडे, प्लीज़ यहाँ पर अगर आपने 2 बजे के शॉर्ट थॉट पे काम किया आशीष, तो एक बार के लिए अगले 10 मिनट में अपना शॉर्ट ट्रेड कवर कर लीजिएगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी आशीष। जो हमने 2 बजे शॉर्ट लिया था, अप्रॉक्सीमेटली करीब 354 का रेंज था आशीष, 354 के आसपास था निफ्टी, अब करीब 285 है, लगभग वहाँ से 80 पॉइंट का स्विंग मिला है। एक बार के लिए अगले 10 मिनट में उसको कवर करने की बारे में जरूर सोचिएगा, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। एक चीज़ मैं आपको आशीष दिखाऊं, आज जरा आप इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का मैं अपडेटेड पिरामिड लेके आऊँगा आशीष। इस पिरामिड को देखने के बाद आप एक व्यू बना सकते हैं। लेट्स टेक निफ्टी पिरामिड फर्स्ट आशीष। आज इस प्राइस डैमेज के साथ प्लस अंडर द इंप्रेशन ऑफ यूएस फ्यूचर्स, ये देखिए आशीष, ये ब्लू कैंडल्स जो हैं ये हैं निफ्टी की कॉल राइटर्स। आप देख सकते हैं कि इनके पास 18,400 से लेकर 18 करीब 800 की रेंज तक इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, 400, 500, 600 के कॉल राइट, इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठने की पूछिए मत। तो स्ट्रक्चर बिगड़ा है, बट फिर कहूँगा इफ़ यू आर अ शॉर्ट ट्रेडर, अगर आप एक डे ट्रेडर थे तो प्लीज़ अपनी पोजिशंस को यहाँ पे कवर कर लीजिए। आज का एक मीनिंगफुल स्विंग हमें मिल गया। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आशीष जरा आपकी स्क्रीन पे मैं लाऊंगा पिरामिड्स, निफ्टी बैंक के पिरामिड्स लगाए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार। कैसे देखिए आशीष, ये देखिए 43, 500, 600, 700, 800 पर। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं आशीष, यहाँ जो पर्पल कैंडल्स हैं, ये पर्पल कैंडल्स हैं बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस, जो कि इंडिकेट करते हैं कि 20 डिमा के आसपास 43.1, 43.2 के आसपास कुछ पुट राइटर्स विजिबल हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर एट 43188 और एट 18286 अपनी शॉर्ट को कवर करिए एज अ डे ट्रेडर आशीष। ये वीरू, ये आज पिरामिड्स बदले हुए नजर आ रहे हैं। ये डेटा की दिक्कतें तो हाईलाइट नहीं होनी क्या ज्यादा, ये अलग अलग क्यों लुक एंड फील आ रहा है? नहीं, कलर से घबराओ नहीं ना। रात को कुछ और रंग भरते हैं, नहीं दिन में कुछ और रंग भरते हैं। तब ठीक है। अच्छा, हमारे साथ सभी चौहान भी जुड़ रहे हैं। सभी आपके पास आ रहा हूँ, एक बार जरा मानस से एसबीआई का व्यू रिविजिट कर लिया जाए। मानस, फ्लैट ओपनिंग, प्रेशर माउंट, बढ़िया ट्रेड रहा सुबह का, रिविजिट कर लिया जाए एक बार एसबीआई। बिल्कुल, देखिए एसबीआई में जो मॉर्निंग में मैंने टारगेट मेंशन किए थे वो 602 के थे, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। 603.50 का लो बना है।
लेकिन मेरा समझना ये है कि यहाँ पर वीकनेस अभी और बढ़ेगी, क्योंकि काफी समय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, तो अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि 590 रुपए के आसपास है। आई थिंक अपनी पोजीशन में अगर शॉर्ट पोजीशन है और इंटरडे में लिया है तब तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मेरा समझना है कि 612 कैश लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं 590 रुपए के टारगेट के लिए। समीत, इस बीच जरा मार्केट्स पे क्या व्यू बन रहा है एंजल वन पे आप लोगों का? और इस समय का मैं 4 का चौका का टीजर लेकर आऊंगा, उसमें आपका नाम शुमार है। अदर देन दैट कोई और ट्रेड हो तो बता दीजिए, नहीं तो 4 का चौका का इंतजार कर लूंगा, ऐसा कोई जल्दी नहीं है। क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स पे? देखिए आशीष, 18350 एक इम्पोर्टेंट लेवल था, स्विंग लो था। मंडे को भी हमने वहीं से रिकवरी दी थी। आज वो लेवल के नीचे हम फिलहाल तो ट्रेड हो रहे, तो नेक्स्ट हाफ एन आवर हम क्लोजली ट्रैक करेंगे। अगर हम 18330 18350 के ऊपर क्लोज दे पाते हैं तो ठीक है, तो हम इसको रनिंग करेक्शन मानेंगे और फिर आपको 18200 के आसपास अच्छा सपोर्ट है ये मान के मार्केट वापस एक जो रेंज है 18600 18300 ये रेंज में नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट होगा और फिर एक डायरेक्शनल कॉल लेना है, तो ये रेंज के बाहर ही हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। बट क्लोजिंग अगर आज 18300 के नीचे आती है तो फिर प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हमें और थोड़ा पेन दिख सकता है और फिर इमीडिएटली 200 से 250 पॉइंट का करेक्शन हमें निफ्टी में फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट वीक हमें दिख सकता है। तो 18300 के नीचे आज क्लोजिंग थोड़ी कंडीशनल है। अगर वो होता है तो फिर आपको 18100 से लेके 18000 का लेवल्स 2-3 दिनों में निफ्टी में दिख सकते हैं। चलिए अब मैं 4 का चौका का टीजर क्विकली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डॉक्टर साहब प्लीज लाइएगा टीजर। सस्ता ऑप्शन, बहेती साहब प्लीज रेडी रखिएगा, कुछ देर में आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगा। एफएनओ सुपरस्टार में समीत के पास जाना है। समीत ने अपनी मार्केट कमेंट्री में पिक नहीं दी है तो रुकी हुई है। एक बढ़िया सा एफएनओ सुपरस्टार आइडिया कुछ ही देर में आपके पास। चार्ट का चमत्कार, अमित सेठ साहब आप प्लीज रेडी रखिएगा, एक बढ़िया सा चार्ट का चमत्कार आपसे लूंगा। और मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी साहब से होनी है कुछ ही देर में चर्चा। जाने जाते हैं अपनी मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक पिकिंग के लिए, एक बढ़िया सा मिड कैप स्टॉक कुछ ही देर में इसीलिए क्योंकि इस समय मैं थोड़ा सा वापस डिविएट कर रहा हूं का क्विकली। उसके बाद मार्केट बिग वॉइसेस पे आउटलुक 2023 पे भी जाना है हम लोग को। सस्ता ऑप्शन के लिए बहेती साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। बहेती साहब क्या चुना हमने? जी भेल पे नजर आएगी। आई थिंक ये अभी इसमें नहीं है, क्या बोलते हैं इसमें बैन में, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो 80 का पुट है ₹1.5 के करीब चल रहा है, उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जिस हिसाब से क्रैकडाउन देखने मिल रहा है भेल में, स्टॉक 20 डेमा स्लिप कर गया है, तो ₹1.5 का ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है। तो 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट है इसमें डबल के ₹3 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, 80 का पुट ले सकते हैं BHEL का, प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। समीत, आज का एफएनओ सुपरस्टार कौन सा सर? देखिए ONGC यहाँ पे पॉजिटिवली पॉइज्ड है। रिसेंटली स्टॉक ने काफी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, बट 3-4 हफ्ते से देखे तो स्लोली स्टेडली स्टॉक जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो अभी यहाँ पे रिज्यूम कर रहा है और लगभग 6 महीनों के बाद जून के बाद ये स्टॉक ने उसका जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो कन्विंसिंगली सरपास किया। 3 दिनों से उसके ऊपर वो ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक इसमें ये रैली थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। तो इसलिए इसके फ्यूचर्स के लेवल्स अगर देखें तो 143 के स्टॉप लॉस इसमें लॉन्ग किया जा सकता है और 156 का इसमें टारगेट रहेगा। ONGC बढ़िया मूव्स वाकई एंजॉय करता हुआ समीत का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लेवल्स नोट डाउन करें। अमित सेठ साहब, चार्ट का चमत्कार। आशीष जी, चार्ट का चमत्कार रहेगा कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव अपने डिमांड जोन जो कि इसका एक 1560 से 1550 से 1580 का जो डिमांड जोन पिछले 6 महीने से रहा है, हमेशा स्टॉक वहीं से घूमता है। और बड़ी बात यह है कि आज सपोर्ट पे ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना रहा है और अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो वहां पे 5% की शॉर्ट कवरिंग है। तो इसमें एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में एंट्री की पॉसिबिलिटी है। 1582 का कैश में प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1620 और स्टॉप लॉस रहेगा 1560 रुपए का। कोलगेट पामोलिव दिखाया था प्रोड्यूसर साहब ने आपको, वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में तेजी के आज बढ़िया मूव दिखा रहा है। खरीदारी करने का कॉल अमित सेठ साहब की तरफ से आता हुआ। आशीष महेश्वरी साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। अब है मिड कैप फंडा की बारी। आशीष सर, कौन सा स्टॉक? मेरा स्टॉक रहेगा PSU कंपनी, एंड्रू यूले एंड कंपनी।
ये सिर्फ 1500 करोड़ का मार्केट कैप पे स्टॉक अवेलेबल है और ये कंपनी टी, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 3 वर्टिकल में ऑपरेट करती है। 90% होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, तो सिर्फ 10% का ही सिर्फ फ्लोटिंग स्टॉक यहाँ पे है। और जो ट्रिगर है, जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे काफी बेहतरीन नंबर थे, करीब 116 करोड़ का रेवेन्यू पे 25 करोड़ का मुनाफा रहा कंपनी का। इसके अलावा 2 ट्रिगर्स में और है, इसके पास में 45 लाख शेयर टाइड वाटर की होल्डिंग है जो 450 करोड़ की वैल्यू है। इसके अलावा 600-700 करोड़ के आसपास की उनके पास में एक्सेस लैंड भी है। तो मुझे काफी वैल्यू नजर आती है इस कंपनी में। इस स्टॉक को इस लेवल पे भी लिया जा सकता है। फ्यूल को खरीदा जा सकता है इन लेवल्स पर। महेश्वरी साहब को पसंद आता है। महेश्वरी साहब ने बढ़िया सी शायरी तो सुना दी, बताया नहीं उस महंगे। ये करण जो कह रहे थे 15-20%, ये मेरे ख्याल से एवरेज बता रहे होंगे, क्योंकि जहां जहां मैंने देखा वहां तो डबल प्राइसिंग नजर आ रही थी मुझे इस एवटार के लिए। आपने लिया नहीं लिया टिकट फिर देख के? अगले वीक में जाके देखूंगा। और इनफैक्ट आशीष आप देखो, यदि बुक माई शो पे तो सुबह 6 बजे से लेक शो स्टार्ट है और रात का जो आखिरी शो है करीब रात को 2 बजे का है। तो इतना उस मूवी को लेकर रुझान बना हुआ है। बट टिकट बिल्कुल महंगे हैं। जो टिकट 200-250 रुपए का था, आप देखिए 350-400 से कम का आपको 3D टिकट वहां पे कोई अवेलेबल नहीं। यदि आपको जाना है, यदि सुबह 6 बजे जाना है तो जरूर 300 रुपए का मिल जाएगा। बट जो आप इवनिंग का प्राइम टाइम है, आफ्टरनून के टाइम से, उसमें 350 से 500 रुपए का मिनिमम टिकट महंगा पड़ रहा है। और मुझे तो जहां मैंने देखा था तो डबल ही दिख रहा था। लास्ट टाइम मुझे लगा था प्राइसेस बहुत रिड्यूस हो गए, अच्छा लग रहा था, और एकदम से शॉकर था मेरे लिए वो डबल प्राइसेस आते हुए। भाई साहब, ये BHEL मेरे ख्याल से आज 6 स्टॉक्स कर्व में है, BHEL बैन में है। रिविजिट करेंगे कोई बढ़िया ऑप्शन दूसरा? जी आशीष जी, ये बैन में है, निकला नहीं है, सॉरी फॉर दैट। दीपक नाइट्राइट पे सेल कॉल रहेगा। सुबह हमने नवीन फ्लोरो में सेल डिस्कस किया था। जिस हिसाब से केमिकल स्टॉक्स में भी आज वापस बिकवाली देखने मिली है। इन द मनी का कॉल पुट खरीदने की सलाह है। 2100 का पुट जो है 43 रुपीज चल रहा है, उस पर खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 20 रुपीज का, और हमें लगता है कि इसके भी जो टारगेट्स है वो 60 रुपीज तक देखने मिल सकते हैं। ये हो गया रिप्लेसमेंट BHEL की जगह दीपक नाइट्राइट। और इस समय दिन के लोज के आसपास वाकई ये स्टॉक कामकाज करता हुआ भी आपको नजर आएगा। इस बीच अब आउटलुक 2023 पे बातचीत करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के CIO नवीन कुलकर्णी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नवीन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। नवीन सर, आउटलुक 2023, अब वो आउटलुक में सभी जानना चाहते हैं। इस समय सबको डर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर बन गया है। वो अभी तक इन्फ्लेशन फियर शिफ्ट हुआ रिसेशन के डर। कितनी रेजिलिएंट आप लोग को एक्सिस सिक्योरिटीज में US इकोनॉमी नजर आती है? वाकई टिक पाएगी या एक दिक्कतें 2023 में खासी बिगड़ती हुई बढ़ती हुई नजर आएंगी? ये जहां तक ग्लोबल इकोनॉमी का सवाल है, ये फोरकास्ट करना तो काफी मुश्किल है, लेकिन अब ओवरऑल ये मान सकते हैं कि 2023 बहुत सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज में चैलेंजेस रहेंगे, राइट? क्योंकि जो रेट हाइक का जो इम्पैक्ट है वो आना अब चालू होगा, क्योंकि जो रेट हाइक तो करते हैं, लेकिन रेट हाइक का जो इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, ये आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो 2022 में ग्रोथ वैसे भी ठीक था, लेकिन 2023 में स्लो डाउन दिखना चालू होगा। अभी क्वेश्चन यही चीज का है कि कितना स्लो डाउन होगा। ये क्वेश्चन नहीं है कि स्लो डाउन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो वेपन्स है जो सेंट्रल बैंक्स के पास, वो रेट बढ़ाने का है, जिसकी वजह से स्लो डाउन आती है। क्वेश्चन इतना ही है कि कितना स्लो डाउन आएगा। अभी तक ये लग रहा है कि स्लो डाउन जो आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो डाउन नहीं आएगा, जिसके कारण मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर स्लो रहेगा, लेकिन मैनेजेबल रहेगा। ये ब्रॉड व्यू रख के हमें मार्केट पे काम करना चाहिए। ओके, एक और सर, नवीन सर, एक और बातचीत की, आई मीन ठीक है कुछ चैलेंजेस रहेंगे 2023 में, 2023 में। एक और बड़ा चैलेंज है कि डेट, और अगर आप देखें FD रेट्स, आई मीन आज की तारीख में फ्लोट होने लगे 7, 7.5, 8% की रेंज में।
क्या ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? क्या पैसा मोबिलाइज काफ़ी हद तक इक्विटी से डेट की तरफ होगा? ये भी बड़ा चैलेंज है, आप मानते हैं 23 में? देखिए, जहां तक आप अगर देखेंगे जो मोबिलाइजेशन होती है डेट में, तो वो ये होता है कि वो साइकिल कहाँ पे रुकता है, कहाँ पे टर्न होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जहां तक डेट के अगर इंटरेस्ट रेट के साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट साइकिल मुझे लग रहा है कि बहुत दूर नहीं है टॉप आउट होने से। तो यहाँ से आगे जाके इंटरेस्ट रेट गिर सकते हैं। तो ये जो साइकिल है, जो मैं ये बोलूंगा कि अगले 4 से 6 महीने का जो साइकिल है, वो 4 से 6 महीने के साइकिल में टूवर्ड्स डेट मोबिलाइजेशन ज्यादा हो सकता है। फिर उसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो मतलब बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो बेनिफिट मिल सकता है, राइट। लेकिन इसके अलावा जो मोबिलाइजेशन होनी थी वो काफी हद तक हो चुकी है। अगर आप देखेंगे 3 महीने 4 महीने पहले, जैसे आप ओवरसीज में डॉलर इंटरेस्ट रेट जो लोगों को मिल रहे थे, तो लोगों ने काफी हद तक डेट में एलोकेट किया है। ये करीब करीब एंड ऑफ द साइकिल लग रहा है मुझे। इसके बाद जो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट गिर सकते हैं इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो उस हिसाब से प्रॉब्लली नेक्स्ट 4 से 6 महीने में थोड़ा मोबिलाइजेशन होगा, बट मेरे को लगता है कि काफी हद तक मोबिलाइजेशन हो गया होना चाहिए। ये शुड बी द एंड ऑफ द साइकिल। अच्छा, अभी नवीन जी, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि इस बार फेड का निर्णय या फिर फेड की जो कमेंट्री होगी उससे एक पॉज का आभास, मतलब कहाँ जाके ब्याज दरों का अगर आप देखेंगे चढ़ने की प्रक्रिया जो है वो समाप्त होगी, एक टॉप को हम लोकेट कर पाएंगे, बोथ इन यूएस एज वेल एज इन इंडिया। ये कहीं भी नहीं हुआ। और ऐसे में सिर्फ मैं आपसे आपका एक व्यू आईटी भी लेना चाहूँगा। आईटी में थोड़ा 2 महीने पहले 3 महीने पहले हम कंफर्टेबल हो गए थे कि हाँ जनाब, एक हमारे पास बॉटम है। आप लोगों ने अपने आई थिंक क्या व्यू बना रखा है इस वक्त आईटी पे? आप लोग सीरियस बायर हैं आईटी पे या नहीं? क्या अप्रोच होनी चाहिए आईटी पर इस वक्त, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर जो एक डिप का फ़ायदा उठाता है? क्या ये एक डिप अपने पीछे एक बॉटम बना चुका है जो हमने देखा था मिड जुलाई में? जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, अगर हम आईटी सेक्टर का रिटर्न्स देखेंगे तो एक्चुअली 1 साल 1 ईयर बेसिस पे आईटी सेक्टर करीब करीब 16 से 17% डाउन है, जिसने एक्चुअली नैस्डैक को आउट परफॉर्म किया है काफी बड़े मार्जिन से। उस हिसाब से अगर हम इंडियन आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे कंपेयर टू ग्लोबल सेटअप, तो उस हिसाब से इंडियन आईटी हैज डन मच मच बेटर। और दूसरी चीज ये भी है कि लास्ट 6 महीने के रिटर्न देखिए या 3 महीने के रिटर्न देखिए, तो आईटी सेक्टर का रिटर्न पॉजिटिव रहे। तो उस हिसाब से एक बार बॉटम बना के ऊपर उठ चुका है आईटी सेक्टर, राइट। तो अभी वापस वो बॉटम टेस्ट करेगा, ये मुझे अनलाइकली लगता है। मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है आईटी, क्योंकि आईटी सेक्टर में जनरली जो स्लो डाउन आता है वो थोड़े टाइम बाद आता है। जैसे कि आईटी सेक्टर में अभी थोड़ी कमेंट्री चालू हुई है कि वो स्लो डाउन की बातें कर रहे हैं, जबकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट स्लो डाउन विजिबल नहीं था, जबकि रिजल्ट्स जो आए थे वो एक्चुअली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस थे। जो Q3 है, Q3 वैसे भी स्लो होता है, इसमें काफी फर्लोज होते हैं, इसकी वजह से हमको ठीक से आइडिया नहीं मिल पाएगा। Q4 के बाद काफी क्लियर हो जाएगा कि आईटी सेक्टर कैसे करेगा इन 2023 एंड 2024, राइट। तो वो क्लैरिटी काफी आ जाएगी। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि अभी जो है ये वेट एंड वॉच पीरियड है आईटी सेक्टर का। इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये पिछले जो मतलब बॉटम से उसको टेस्ट करेगा, बट लेकिन सेक्टर में अगर करेक्शन आती है 5 से 10% की, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा सेक्टर ऐड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आईटी सेक्टर की हमेशा अच्छी रही है। एंड जब ग्लोबल स्लो डाउन आते हैं तो आउटसोर्सिंग का काम भी बढ़ता है, तो थोड़े ट्रिगर स्टार्ट वर्किंग फॉर आईटी सेक्टर। तो दिस इज सेक्टर जो मुझे लगता है इज बाय ऑन डिप्स। अभी डिप कितना है वो इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट। आई वुड से 5 से 10% के डिप्स में वन कैन अक्यूमुलेट आईटी सेक्टर। अच्छा, आईटी पर आप देखिए, आपने अपना खुल के जो मत है नवीन जी रख भी दिया। एक सेक्टर जिसने CY 22 में बहुत पैसा बना के दिया नवीन जी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ शीर्ष, मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल गुड्स, मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, सारी की सारी। मैंने आप देख लीजिए L&T को, सिमेंस को, केमिंस को, ABB को, आप देखिए BHL में थोड़ा बहुत स्विंग आया, बट मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा। आप IRB इंफ्रा को देखिए, आप NCC को देखिए, आप एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को देखिए। अगेन अब जब रेट्स काफ़ी सब्सटेंशियली हायर हो गए हैं
और हम एक अच्छा पैसा बना के बैठे हैं। आई मीन CY22 में जो कैपिटल गुड्स का मूव था सर, वो वाकई काफ़ी अच्छा था। और मुझे याद आता है जब बजट स्पीच थी निर्मला मैम की, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो फिगर आई थी वो बेहद शानदार थी, मजबूत थी। उसके बाद से ये स्विंग शुरू हुआ। क्या कैपिटल गुड्स में भी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, आपने अच्छा खरीदा है, अभी टाइट होकर बैठी, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ अनवाइंड करने की? जहां तक कैपिटल गुड्स सेक्टर का सवाल है, इसमें देखा जाए तो 2 ट्रिगर होते हैं। एक ट्रिगर होता है ऑर्डर बुक का, दूसरा ट्रिगर होता है वो प्राइसिंग का, जो एक्चुअली काफी बड़ा ट्रिगर होता है। प्राइसिंग इंप्रूवमेंट से मार्जिन होते हैं, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जो पहला ट्रिगर था, जो ऑर्डर बुक का था, वो काफी हद तक आ चुका है आईटी सेक्टर में। तो वो पहला राउंड ऑफ जो री रेटिंग होना था और जो मतलब अपस्विंग आना था, वो पूरी तरह से आ चुकी है। दूसरा जो ट्रिगर है वो जो होता है प्राइसिंग का, जब मतलब ऑर्डर बुक्स काफी बड़े हो जाते हैं, जहाँ पे मतलब आपकी इनिशियली आगे जो ग्रोथ आती है वो प्राइसिंग से आती है, वो आना अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ और उसको टाइम लगता है। तो ये लेवल पे बोलूंगा कि मैं सिलेक्टिव स्टॉक्स के बेसिस पे, अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कंसिडरिंग जो रैली हुई है, एंड थोड़ा वेट कर सकते हैं एंड वापस रीडिप्लॉय करने के लिए। लेकिन ओवरऑल कैपिटल गुड्स का सेक्टर का जो साइकिल है वो बहुत स्ट्रांग है। जो टॉप रंग कंपनीज है वो काफी ऑलरेडी चल चुके हैं, राइट। इसमें अभी रिटर्न्स यहाँ से उतने नहीं बनेंगे जितने 2022 में बने थे, लेकिन रिटर्न्स फिर भी बन सकते हैं। लेकिन जो सेकंड रंग ऑफ कंपनीज है, थर्ड रंग ऑफ कंपनीज है, जो लेट साइकिल में आते हैं, वो सब कंपनीज में अभी भी पैसे बन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे रेलवे से रिलेटेड जो कंपनीज है जहाँ पे ऑर्डरिंग चालू हुई है, जिसका ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, नेक्स्ट ईयर भी काफी स्ट्रांग रह सकते हैं, तो वो कैटेगरी ऑफ कंपनीज अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ऐसी मतलब बहुत सारे आप सब कैटेगरीज देख सकते हैं कैपिटल गुड्स में, छोटी कंपनियां जहां पे मतलब पैसे बनने की मतलब आशंका काफी ज्यादा रहेगी, तो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टॉप रैंक कंपनीज में मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट जो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लेट साइकिल कंपनीज, यहाँ पे सब अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मतलब पैसे काफी अच्छे बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और स्पेशली आईटी पे अपना एक बहुत स्पष्ट व्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। चलिए अब एक काम करते हैं, यतीन से बात करते हैं। जनाब, बाजार का मूड खराब है, हम डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। इट्स 18264 यस, मॉर्निंग लो को वॉलेट किया है। यतीन, क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं डीलिंग रूम से? देखिए, आखिर के आधे घंटे में क्योंकि फुटसी रीबैलेंसिंग है, सेंसेक्स रीबैलेंसिंग है, तो वॉल्यूम थोड़े पिकअप हुए हैं, लेकिन मंदी के सौदे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स में बड़ा वॉल्यूम एक्शन है। डॉक्टर रेड्डीज अभी थोड़े मिनटों पहले आपको 4-4.5% के साथ मंदी के साथ ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, और एक टाटा मोटर्स में सडन स्पाइक आया है सेंसेक्स रीबैलेंसिंग की वजह से। लेकिन ये दो स्टॉक्स के अलावा दूसरे जो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस में, सबसे पहले कैनरा बैंक। येस्टरडे भी डीलिंग रूम्स जो है प्रॉफिट टेकिंग की सलाह दे रहे थे PSU बैंक्स में, और आज कैनरा बैंक पे भी उनको लगता है कि शायद 300-305 तक के लेवल्स यहाँ डाउनटिक में आने चाहिए, इसीलिए यहाँ वो STBT की स्ट्रेटजी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा, FI की सेलिंग यहाँ हावी है। IT स्टॉक्स में ऐसे भी प्रेशर है। ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो आपको फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस यहाँ बनती हुई दिखाई देंगी, और डीलिंग रूम्स का मानना है कि पोजिशनली यहाँ आपको 980 से लेकर 1000 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। तो दोनों ही कैनरा बैंक और टेक महिंद्रा पे डीलिंग रूम्स एक शॉर्ट बायस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये दिन अगर आप देखें दो स्टॉक्स का जिक्र किया और दोनों ही अपने आप इंटरेस्टिंग है। देखिए कि TCS में शॉर्ट कॉल, यानी शॉर्ट पे IT में पैसा अभी भी बनेगा, और कैनरा बैंक में शॉर्ट का मतलब ये है कि वहाँ जहाँ आपने बहुत पैसा बनाया, एक वर्टिकल राइज देखा फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टिल मिड ऑफ दिसंबर तक, वहाँ थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करिए अपने प्रॉफिट्स को, टर्बुलेंस है, विजिबल है। ऑल्दो याद रखिएगा इट्स अ ट्रेडिंग व्यू कैनरा बैंक पर। अब एक काम करते हैं जनाब, जरा डाउ फ्यूचर्स लेके आइए। डाउ फ्यूचर्स, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए, हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि निफ्टी पर मैंने आपका प्रॉफिट भी बुक करवाया। अगर मैं शॉर्ट था तो 43,188 पर, और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप देखें अभी उसी लेवल पे है, और निफ्टी अगर आप देखें मैंने 288 पे बुक करवाया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली डे ट्रेडर्स को एक व्यू देना चाह रहा था। आज का हमारा निफ्टी का बैंक का बेस था, बेस 1 जब हम शॉर्ट करेंगे तो वो था करीब करीब 43,121, 43,010, और एग्जैक्टली उसके मिड पे जाके हमारा करीब करीब 43,080 पे लो रहा।
और जो निफ्टी का बेस वन था, याद रखिएगा वो क्या था डायरेक्टर साहब, वो था करीब करीब 18,332,257। और आप यकीन मानिए निफ्टी का आज का इस वक्त का जो लेवल है वो एग्जैक्टली वही है इंट्राडे लेवल 257। बतौर डे ट्रेडर दोनों ही बेस वन ने अपना काम किया, आपको बेस वन में प्रॉफिट मिल गया होगा, तो इसलिए कह रहा हूं बुक करिए। क्या करना है, शॉर्ट कैरी करना है नहीं करना, मैं कुछ देर बाद बात करूंगा एग्जैक्टली 320 पे, ठीक है। पहले देखते हैं डाउ फ्यूचर्स को। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा सिंक कर रहे हैं, 306 अंक नीचे अभी भी 33,130। मानस सेटअप तो अगर आप देखें ग्लोबली, अगर आप देखें हमारा खराब हो गया, हम 20 डेमो को ब्रीच करके बंद हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन 3 मंथ्स निफ्टी बैंक इज बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका व्यू क्या कह रहा है, आप मंडे मॉर्निंग के लिए कॉन्फिडेंस के साथ क्या कैरी करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग और कौन सा स्टॉक होगा? देखिए बिल्कुल शॉर्ट करेंगे, और जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक किया है, ट्रेंड नेगेटिव है, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि मंडे ट्यूसडे को भी यहाँ पर वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। अगर बिकवाली करनी है तो फिर बजाज ऑटो को एक शॉर्ट कॉल बजाज ऑटो में लेके जाएंगे, क्योंकि बजाज ऑटो ने भी एक सपोर्ट जो कि 3570 के आसपास था उसको ब्रीच किया, उसके नीचे गया है, तो बजाज ऑटो में बिकवाली करेंगे। मैं कैश टेबल्स की बात कर रहा हूँ, 3586 3586 के स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो में बिकवाली करेंगे। 3465 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो में बिकवाली करनी है। बजाज ऑटो इट्स अ सेल कॉल। एक बार जरा बजाज ऑटो को देखते हैं कर क्या रहा है जनाब। बजाज ऑटो चार्टिकली क्या कर रहा है, दरअसल लास्ट वीक और इनफैक्ट इसी वीक एक ह्यूज डाइवर्जेंस था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो। बजाज ऑटो सिंक कर रहा था, हीरो मोटोकॉर्प चल रहा था। यस, बजाज ऑटो अब इस वक्त आप समझ लीजिएगा कि 14 अक्टूबर के बाद की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में है। प्रकाश सर आपका कैरी करेंगे शॉर्ट, और वो है रिपीट करूंगा स्टॉक जो सुबह को एक सिंगल्स पे दिया था, आईसीआईसीआई प्रूफ। अब ट्रेड करा है 443, उसके बाद गिरावट तो हुई, लेकिन अब भी इसमें बहुत गिरावट बाकी है। स्टॉप होगा 450 और छोड़ देना चाहिए, शायद 430 देखने को मिले, और भी लोअर देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूफ आईसीआईसीआई प्रूफ अगर आप देखें, आप सेल कॉल ले रहे हैं। आशीष बहेती जी आपके कॉल कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, एसआरएफ में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से एसआरएफ में क्रैकडाउन हुआ है, 220 डेमा दोनों ही आज ब्रीच होते हुए दिख रहे हैं, तो एसआरएफ में करंट लेवल पे शॉर्टिंग के लिए पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 2360 का, और हमें लगता है कि ये जो गिरावट है 2260 तक के लेवल दिखा सकती है। अगर आप देखें तो आपकी यहाँ पे एक सेल कॉल होगी। समित आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट साइड पे नहीं रहेंगे। इनफैक्ट कैश सेगमेंट के कुछ स्टॉक्स है, उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का अगर हम देखें तो लास्ट 3 महीने के कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल को उसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर हम वॉल्यूम एक्टिविटी देखें, जो उसके औसत वॉल्यूम है उसके लगभग 4 to 5 टाइम्स वॉल्यूम के साथ आज ये अच्छे इंटेंसिटी से ब्रेकआउट हुआ है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हम बाय करेंगे, मे बी 1-2-3 दिनों के लिए रह सकता है ये। 178 का स्टॉप लॉस और लगभग 200 के इसके टारगेट्स होंगे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज बहुत दिनों बाद अगर आप देखें एक बाय कॉल इस स्टॉक पे देखिए, जरा एक बार देखिए आते हैं, जरा दिखाते हैं आपको कर क्या रहा है ये। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पे 18660। यस, आज वॉल्यूम के साथ पुल बैक है इसमें, और ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, आई मीन द वीकेस्ट डे आई थिंक लास्ट 3 महीने में रहा ये मेरे ख्याल से, और उस वीकेस्ट डे में ये स्टॉक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट डे सेलिब्रेट करता हुआ क्लोज अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अमित सेठ जी आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, विप्रो में वीकनेस नजर आ रही है। विप्रो में हमने देखा 2 से 3 दिन का एक पुल बैक आया था, जिसने 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद हम वापस देख रहे हैं स्टॉक इज वंस अगेन अंडर प्रेशर। 392 का प्राइस है इसका फ्यूचर्स में, 397 का स्टॉप लॉस रहेगा और 382 का नियर टर्म टारगेट रहेंगे विप्रो में। आशीष माहेश्वरी जी आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र, सवाल मुझसे? हाँ, माहेश्वरी साहब आप ही से। अब क्या करें, यहाँ पे पूरा नाम लेना पड़ता है ना। आशीष बहेती भी हैं, आशीष वर्मा जी भी हैं, आशीष चतुर्मोता जी भी हैं, इसीलिए आशीष माहेश्वरी बोला मैंने।
तो जो बेस्ट पिक रहेगा वो तो पीवीआर रहेगा यदि फ्यूचर में किसी को बाय करना है, बट इसके बाद मेरे कैश का स्टॉक भी है, वो है आंध्रा शुगर। इस स्टॉक पे भी बाइंग की सलाह 133 रुपए के आसपास ये स्टॉक है, और हमें इस स्टॉक के बारे में मालूम होना चाहिए इसके अकेला शुगर नहीं है, इसमें केमिकल, फर्टिलाइजर और फार्मा बिजनेसेस भी हैं और जो काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका मुनाफा था पिछले साल 167 करोड़ का फुल ईयर का प्रॉफिट था, वो 120 करोड़ के आसपास, तो उनका 6 महीने का ही मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है। और बाकी हमने सारी शुगर कंपनीज में देखा लास्ट 2 क्वार्टर में लॉस किया है, इस कंपनी का बहुत बेहतरीन प्रॉफिट रहा है, तो इस स्टॉक को फंडामेंटली मंडे के लिए या आगे कैरी करने के लिए भी देखा जा सकता है। ओके, मंडे मॉर्निंग के लिए अगर आप देखें आंध्रा शुगर 133.80 एक पुल बैक है, और इसे कह सकते हैं कि आप इसने मल्टी मंथ चैनल, आई मीन चैनल नहीं कहूँगा, आई थिंक चैनल कहने से गलत होगा, मल्टी मंथ बेस 1 अगस्त से लेकर अब तक का जो बेस था वहां से पुल बैक दिया। आज जो शुगर में तेजी थी उसमें, हालांकि जो दिन था सेलिब्रेट वो बलरामपुर चीनी की नहीं किया। जनाब यहाँ पे जो BTS का क्रम है वो पूरा हो चुका है। चलिए अब देखते हैं, अब थोड़ा विषय बदलते हैं, और प्रॉफिट्स हमने डे का बुक ही कर लिया है, अभी कैरी करने पे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, बात करते हैं आज के खिलाड़ी नंबर 1। ये खास शो जो इस हफ्ते आपने देखा 3 खिलाड़ियों के साथ, प्रशांत सावंत, राजन शाह और शिल्पा राउत। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस मतलब थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करें तो प्रशांत इस गेम शो को इस हफ्ते जीत रहे हैं। प्रशांत की जो शानदार कॉल्स थे आपकी स्क्रीन पर क्या होंगे, GNFC, हमारा जो बैटरीज बलरामपुर चीनी, आई मीन स्टार ऑफ द डे M6 जहाँ पे इस हफ्ते काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, और GSPL में काफी स्ट्रॉन्ग लिया। प्रशांत शुभकामनाएं आपको, ये गेम शो आपने इस हफ्ते जीता विद स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। अप्रॉक्सीमेटली आप देखें 9.2, मेरे ख्याल से क्लोजिंग तक आते आती कुछ और भी अच्छी हो जाएंगी, सिंस आपके पास बलरामपुर चीनी था। बताइए ये क्लोज कैसा हो रहा है, और पॉसिबली अगर आप देखें नेक्स्ट वीक के लिए आपको क्या व्यू मिल रहा है प्रशांत? इतना अच्छा हफ्ता खेला आपने, ये नेक्स्ट वीक के लिए व्यू क्या है आपका? जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है, और बट अभी ये रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, पहले की तरह बड़ी रैली में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जहां पे मैं डाउन साइड देख रहा हूँ, अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स देखूं तो हम करीबन अभी जो मैं मान के चल रहा हूँ कि हम क्लोज करें करीबन 18,330-40 के जोन के बीच में, तो 18,250 ये बहुत अहम सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि ये वर्क करना चाहिए। अगर मंडे में कोई गैप डाउन हो भी तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिवर्सल आके अगर हम इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो शायद हम एक पुल बैक देखेंगे। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ पुल बैक होगा, और वो करीबन 18,550-600 तक फ्यूचर्स लेवल में हम जा सकते हैं। पहले 18,600 बहुत अहम सपोर्ट था, वो डेफिनेटली अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बट मुझे लग रहा है अगले हफ्ते हम एक डिसेंट पुल बैक देख सकते हैं। तो फिलहाल शॉर्टिंग थोड़ा सा इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं होगा। लॉन्ग पोजीशंस में ओवरनाइट तो कैरी नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली अगर मंडे को एक डिसेंट बाउंस मिले तो मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। ओके, शुक्रिया प्रशांत जी, थोड़ा समय का अभाव है वरना आपसे विस्तृत चर्चा करते हैं, लेकिन एक अगर प्रशांत जी के ट्रेडिंग स्टाइल देखें तो इस हफ्ते इन्होंने जितने भी ट्रेड्स लिए सिर्फ बाय कॉल थे प्रशांत जी के, वो लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर रहे थे। तो लॉन्ग साइड में भी आप देखें स्टेबलेंस वाले बाजार में उन्होंने पैसा बनाया। अगले हफ्ते सर फिर मुलाकात होगी आपसे, और तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस वीकेंड। और मैं जरा एक बार आप डेटा देखते हैं, डायरेक्टर साहब प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स से क्या आइए, आज की निफ्टी की क्लोजिंग में क्या है। देखिए निफ्टी ने फॉल दिया, 2 रेंज थी, एक थी 50 डे की रेंज, वो प्लेस था करीब करीब 18143 पे, जो हमारा आवाज का बेस 2 था, वहां पे प्लेस था। मिड वे तक उससे पहले हमने एक जो बेस बनाया था वो था करीब करीब 18,332 और 257, और आज का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें 255 है। डायरेक्टर साहब एक सेकंड हटाएंगे प्लीज, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। यहाँ पे बात प्लीज, एक तरफ निफ्टी रखिएगा, एक तरफ निफ्टी बैंक रखिएगा। निफ्टी बैंक ने आज का लो लगाया एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 20 डे में से पुल बैक देखिए 100 पॉइंट का लगभग आप समझ लीजिएगा कि ये क्लोज हो रहा है 43,254 के आसपास पर। लेकिन निफ्टी का एक जो टारगेट था करीब करीब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो स्टिल लग रहा आप देखिए अनफिनिश्ड रहा, वो पूरा नहीं हो पाया। डेटा क्या कहता है, कौन कन्विक्शन के साथ जा रहा है डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए, अब लेके आई डायरेक्टर साहब वो डेटा। याद रखिएगा निफ्टी बैंक ने 20 डे में छू लिया, और निफ्टी अभी भी आज के क्लोज के मुताबिक या फिर आज के लो से लगभग
100 पॉइंट्स ऊपर था 50 डेमा के ऊपर। कॉल पुट लेके आइए, देखते हैं कि क्या हुआ। ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए। 18,400 की कॉल में करीब 63, 18,500 पे करीब 35, 18,600 पे करीब 28। तेजी तब तक नहीं आएगी जब तक 18,400 का 450 का लेवल नहीं दिखेगा। इस स्टैट्स के मुताबिक बिल्कुल क्लियर है। और याद रखिएगा, नीचे पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है तो इट्स ओनली 18,000 और 18,100। तो अगर आपके पास निफ्टी की शॉर्ट है, यू आर पोजिशनल ट्रेडर, तो आप रख सकते हैं। याद रखिएगा, आपका अगर लगभग 150 से 200 पॉइंट का एपेटाइट है, 18,440 का आप स्टॉप लॉस एक अगर ले सकते हैं तो आपको शॉर्ट रखनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो अभी भी ड्यू है और पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने अपना एक लॉजिकल टारगेट जो है वो तो पूरा कर लिया जनाब। क्या था वो आज? 43,000, क्योंकि वहां पे बड़ा पुट राइटर खड़ा था और साथ ही साथ 20 डेमा, वो पूरा कर लिया। अब डेटा क्या कहता है? अगर मैं इस वक्त का डेटा देखूं तो 43,600, 43,700 और 43,800 यहां पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। इस डेटा के मुताबिक भी याद रखिएगा, अभी भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप सिंक हो थोड़े से। तो अगर आप शॉर्ट हैं तो थोड़ी बहुत थिन शॉर्ट्स मंडे मॉर्निंग के लिए इंडेक्स पे कैरी कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, एक रीजनेबल पॉइंट क्या होगा आपकी शॉर्ट्स को गार्ड करने के लिए? इट्स 18,440,450 ऑन निफ्टी और करीब 43,500 की ट्रेजेक्ट्री ऑन निफ्टी बैंक। अब एक सौंधी सी खुशबू आ रही है। जैसे ही निफ्टी बैंक की बात पूरी करी, हल्की सी खुशबू आने लगी मेरे को। आशीष स्टूडियो में आ चुके हैं। आशीष आ गए क्या? मैं तो वॉशरूम गया था। बिरयानी की खुशबू आ रही है। आजा कुछ अपडेट दे देता हूँ। सब खत्म हो गया था वैसे कैंटीन में। मैं ऐसी खाली हाथ आया हूँ। बलरामपुर चीनी बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। जो बढ़िया पोजीशन चीनी स्टॉक में बिल्डअप हो रही थी, बलरामपुर हमारा प्रिफर्ड पिक था। 4.5% का उछाल इस समय झेलता हुआ। ये वायदा में 4.5% है, कैश में 2.5%। ये बैन में जाने की तैयारी कर रहा है 112%। तो ये तो बैन में गया। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो आज हमें रेडार पर रखने थे, आज सुबह से मेंशन थे। आज सेंसेक्स के रीजिक की तैयारी, उसकी पोजीशनिंग हो रही है। मंडे से सेंसेक्स बदला हुआ नजर आएगा। दिखाइए टाटा मोटर्स स्क्रीन पे। जाते जाते पोजीशन एडजस्ट होनी थी, यही बात हुई थी। देखिए स्क्रीन पे वो 134-135 मिलियन डॉलर्स के फ्लोज टाटा मोटर्स की तरफ चैनलाइज होने। अब 2% का उछाल टाटा मोटर्स पे। 100 मिलियन डॉलर्स निकलने थे डॉक्टर रेड्डी से। प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। अब जाते जाते, क्योंकि आपको ट्रैकिंग एरर रिड्यूस करना होता है, एकदम फैग एंड ऑफ द सेशन आप करते हो ये सब काम। डॉक्टर रेड्डीज 3% की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ। तो सेंसेक्स 30 जब हम लौटेंगे मंडे को बदला हुआ नजर आएगा। टाटा मोटर्स एंट्री कर चुका होगा, डॉक्टर रेड्डीज नॉन सेंसेक्स का स्टॉक हो चुका होगा। 2 स्टॉक और उठा के लेकर आइए। डिलीवरी को दिखाइए स्क्रीन पे, जहां पे फुटसी ऑल कैप में इंक्लूजन था। आज 8 मिलियन डॉलर्स के फ्लोज आने थे। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे डिलीवरी 1.5% उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये सब वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होते हुए। महेश्वरी सर, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास, लेकिन IRCTC, अच्छा अब तो समय ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है, तो मैं अब स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूं। वीरू ने ब्यूटीफुली आपको मार्केट सम अप करके दिखा दिया है। प्री मार्केट प्रेशर माउंट हो रहा है यूएस में। सुबह फ्लैट इन ग्रीन, शो शुरू करते समय आधे से 2/3%। अब सारे के सारे बेंचमार्क्स यूएस के फ्यूचर्स 1% या उससे ज्यादा के दबाव के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ जो कल 750 पॉइंट गिरा था, आज उसके ऊपर 300-350 पॉइंट का दबाव और दिखाएगा। इस तरह के इंडिकेशंस सीरियस प्रॉफिट टेकिंग, सीरियस रिस्क ऑफ ट्रेड्स ग्लोबली प्ले आउट होते हुए और यूएस उस मूड माहौल को लीड करता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए यूएस के फ्यूचर्स का इस समय का ताजा हाल। जो प्रेशर बढ़ा है उसने थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया है। निफ्टी 150 अंक की कमजोरी के साथ। अच्छा चलिए, मैं एक काम करता हूं, ये सारे अपडेट ना पीछे जाके वॉल पे लेता हूं, ताकि ब्यूटीफुली हम लोग फ्राइडे के सेशन का कल्मिनेशन कर लें। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, प्रेशर थोड़ा सा माउंट हुआ इस हफ्ते। फ्राइडे से लेकर वेडनेसडे तक
हमने धीरे धीरे भारतीय बाजारों में बढ़िया एक्यूमुलेशन देखा, तेजी देखी। थर्सडे को एक्सपायरी के दिन तगड़ा प्रेशर और आज बढ़ता हुआ नजर आया है। अब हम फाइनली 18,300 के नीचे 18,265 के आसपास के जोन्स पे कामकाज करते हुए 3/4% से ज्यादा की कमजोरी निफ्टी में। निफ्टी बैंक 2/3% का दबाव। निफ्टी बैंक ऐसा नहीं है कि दबाव ज्यादा है, इंडेक्स से तो बेंचमार्क से तो बेहतर ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कल भी जाते जाते 500 550 पॉइंट गवाया और आज भी वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार। उसके ऊपर 250 पॉइंट की और कमजोरी निफ्टी बैंक में। और ये है दिक्कत आईटी में होप जाग रहे थे, एक्यूमुलेशन हो रहा था, लेकिन ध्यान रखें इस समय फियर जो है वो रिसेशन का, मंदी में जाने का, कई सारी ज्योग्राफीज के, इकोनॉमीज के, कंपनीज की रेवेन्यूज मोमेंटम लूज आउट होने का डर, वो सब आईटी पे मूड हावी हो रहा है। ग्लोबल जिसका कनेक्शन उसकी दिक्कतें ज्यादा, 1.25% 1.5% के आसपास आईटी इंडेक्स दबाव में। लाइए 50 स्टॉक्स क्विकली स्क्रीन पे, उसके बाद स्क्रीन पे लौट के आऊंगा डॉक्टर साहब। सिर्फ 5 इन ग्रीन, 45 इन रेड, ये है तस्वीर। टाटा मोटर्स ये तो इंक्लूजन का फायदा उठाता हुआ, HUL 0.5% ऊपर, HDFC बैंक बेहतर करता हुआ नजर आया और बस 4-5 स्टॉक्स हरकत में। जो दबाव में आए हैवी वेट, उसमें TCS 2% का नॉक। TCS आज का इस समय का मेरे ख्याल से इस शो का ट्रेडिंग कॉल टॉप कॉल में से एक था। SBI आज सुबह का प्रेफर्ड पिक, वो एक प्रेशर झेल रहा था, 2% के आसपास की कमजोरी SBI में देखने को मिली। टाइटन 1.5% दबाव। TCS के साथ साथ इंफोसिस, विप्रो आपकी स्क्रीन पे फिर आईटी दबाव में आता हुआ नजर आया। ICICI बैंक 0.5%। रिलायंस जो बीच में सपोर्टिव हुआ था बाजार के लिए 0.5% दबाव। L&T 1/3% का दबाव। सारे हैवीवेट्स इन रेड ही लार्जली सबके सब क्लोज होते हुए नजर आए। बस FMCGs में कुछ रिलीफ बाजार ने ढूंढने की कोशिश करी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज डेवलपमेंट्स में ये तस्वीर थी। लाइए फिर से वो इंडेक्सेस जो आपने दिखाए थे डायरेक्टर साहब क्विकली, ब्रॉडर मार्केट्स एक बार दिखाना चाहूंगा आप लोग को। 1.5% से ज्यादा कमजोर, प्रॉफिट टेकिंग मिड कैप्स में आती हुई। स्मॉल कैप प्लीज स्क्रीन पे खींच दीजिए क्विकली। 2/3% का दबाव और ब्रेथ ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में। एक बड़ा, उसके सामने 2 स्टॉक कमजोर थे, मूड माहौल बिगड़ा हुआ था। प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द बोर्ड आज के सेशन में नजर आई। ये है आज के सेशन की कहानी। वीरू, थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा पेन जाते जाते हफ्ते। चलिए, रिलीफ कैसे मिलेगा भाई? वीकेंड में क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो वीकेंड मुंबई आऊंगा। इस वीकेंड मुंबई नहीं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, संडे तो मेरा पूरा ट्रैवल में निकल जाएगा, क्योंकि 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, बाकी 1.5 घंटे का रास्ता, तो 5 घंटे तो ही निपट गए। फिर रात को मैच। अरे 8 साढ़े 8 बजे मैच है। और पता है PVR में स्पेशल स्क्रीनिंग्स लगी हुई हैं सब फाइनल मैचेस की, सब भरा हुआ है। बड़े पर्दे में आप चाहें तो मुंबई आके देख सकते हैं। शानदार। और चलिए, तो वीकेंड एटलीस्ट अच्छा होगा आशीष, वीकेंड अच्छा होगा। और संघर्ष फिर प्रारंभ होगा सोमवार की सुबह 9:15 से, जब पहला सौदा शुरू होगा, क्योंकि बाजार तो कमजोर है आशीष। चलिए भाई, इस नोट पर शो समेट दिया जाए, है ना? चलिए इस नोट पर शो निपटाया जाए। वीकेंड के बेस्ट विशेस, उस पार जब मिलेंगे होपफुली स्क्रीन कुछ बेहतर होती नजर आए। महेश्वरी साहब जो कह रहे थे आमतौर पे ग्लोबल संकेत 2-3 दिन बिगड़ते हैं, होपफुली रिस्पाइट देखने को मिलेगा जैसे जैसे हफ्ता आगे वाला प्रोग्रेस होगा। उसी होप के साथ छोड़े जाता हूं आप सबको, हम दोनों को दीजिए इजाजत। CNBC आवाज के साथ ट्यून्ड रहे। ब्रेक के उस पार बड़े मार्केट वॉइसेस के सिलसिले में एक और उस कड़ी में एक और बड़ी वॉइस के साथ रूबरू कराएंगे आपको।